स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए नीट में इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। एवरी ईयर वी आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। हम क्लास 11th में इस चैप्टर को सेल साइकिल सेल डिवीजन के नेम से पढ़ते हैं। देखो ये जो चैप्टर है इसमें हम यहाँ पर जो पैटर्न लेंगे स्टडी का, इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एनालिटिकल पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसका एक बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे को कोई भी अगर सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन आता है या बहुत कोई डिफिकल्ट या एनालिटिकल बेस्ड या असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो सेल डिवीजन जब हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन का बेसिकली एक सिंपल मतलब है कि एक पेरेंट सेल है जो डिवाइड करके डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है। तो हम अगर डेफिनेशन वाइज कहें तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू द डॉटर सेल्स। और हम इसी में एक चीज और अंडरस्टैंड करते हैं या एनालिसिस करके ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जो डॉटर सेल्स बन रही हैं उनकी फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रही है। सो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। और सेल डिविजन के हमें कई पैटर्न्स मिलते हैं, कई टाइप्स मिलते हैं, जैसे माइटोसिस है, मियोसिस है, बडिंग है, एमाइटोसिस है। तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा, हम पहले कंटेंट की एक बेसिक एनालिसिस समझेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दूंगा। आप उन स्क्रीनशॉट्स को ले लीजिएगा जिससे आपके नोट्स प्रिपेयर होते चले जाएंगे और आपका एक चैप्टर हेल्दी वे में क्रिएट होते चले जाएगा। तो आप इस कंटेंट को जो भी हमने फॉलो किया हुआ है, ये एक बेसिक सी बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम सेल साइकिल को अंडरस्टैंड करने से पहले एक बेसिक सी बात को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ये हमारी एक पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल को अगर हम विजुलाइज करते हैं तो इसका क्रोमोसोम नंबर 2 यानी इसके अंदर 2 या 2 क्रोमोसोम्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात को हर समय ध्यान में रखिएगा। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यहां पर जो हमारी मदर सेल है, इस मदर सेल या पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर 2 इन नंबर और हर क्रोमोसोम के अंदर 1 सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम विजुलाइज करें, अगर मैं इसमें एक पैटर्न में आपको समझाने के लिए एक बात कहता हूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 1 2 हमारे टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं। ईच क्रोमोसोम इज हैविंग 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो टोटल डीएनए कितने हो गए, 2 क्रोमोसोम्स हैं तो 2 हमारे डॉटर डीएनए एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस पेरेंट सेल ने सेल डिवीजन की प्रोसेस को परफॉर्म करा। अब सेल डिवीजन के बाद इस सेल ने 2 डॉटर सेल्स बनाई और ये दोनों डॉटर सेल्स हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 2n एग्जिस्ट कर रहा है, दे आर डिप्लॉयड 2n। और ये डॉटर सेल भी कैसी है हमारी, डिप्लॉयड एग्जिस्ट कर रही है। इस डॉटर सेल को विजुलाइज करें तो इसके अंदर हमारा टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2 एंड ईच क्रोमोसोम इज हैविंग 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो टोटल डीएनए इसके अंदर भी कितने हो गए, 2। और हम दूसरी डॉटर सेल को देखें तो इसके अंदर भी टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2 एंड ईच क्रोमोसोम इज हैविंग 1 डबल स्टैंडर्ड डॉटर डीएनए। तो टोटल डीएनए भी कितने हो गए इसके अंदर, 2। तो अगर मैं यहां पर सम अप करूं तो इस पूरी प्रोसेस में हमारे टोटल डीएनए कितने हो रहे हैं, टोटल डीएनए आर 4। टोटल डीएनए का नंबर हमारा कितना हो रहा जा रहा है, 4 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मदर सेल के अंदर तो सिर्फ 2 डीएनए थे, तो यहां पर 4 डीएनए हो रहे हैं। तो दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग कि जब ये सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है तो पेरेंट सेल सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले अपने अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कर रही है और डीएनए के रेप्लिकेशन को करने के बाद उसके अंदर डीएनए का नंबर डबल हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम यहां पर विजुलाइज करते हैं तो देखिए ये हमारा पेरेंट सेल जो हमारी है उसका ये सिंगल क्रोमोसोम है और दिस सिंगल क्रोमोसोम इज हैविंग 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल क्रोमोसोम हैविंग 1 डीएनए एंड दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसने डीएनए का रेप्लिकेशन किया और डीएनए का रेप्लिकेशन करने में यहां पर जो हमारी ये क्रोमोसोम है, अब इस सिंगल मदर क्रोमोसोम के अंदर हमारे 2 डॉटर डीएनए प्रेजेंट है। तो सिंगल क्रोमोसोम हैविंग 2 डॉटर डीएनए। तो दैट मीन्स इससे हमें ये एनालिसिस समझने को मिल रही है
कि जब भी कोई सेल डिवीजन परफॉर्म करती है तो डिवीजन स्टार्ट करने से पहले इस सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन मैकेनिज्म रन करेगा, जिससे उसके अंदर डीएनए का कंटेंट डबल हो जाए और वो इक्वली डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो सेल साइकिल में हम इन्हीं बातों को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो जब भी हम सेल साइकिल वर्ड लेते हैं तो सेल साइकिल को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। सेल साइकिल इज इक्वल टू इंटरफेज प्लस एम फेज। हम इस तरीके से इस सेल साइकिल को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सेल साइकिल इज इक्वल टू इंटरफेज प्लस एम फेज, और ये जो इंटरफेज स्टेज है, इस इंटरफेज स्टेज के अंदर हमारा डीएनए का एप्लीकेशन रन करता है। और जो हमारी एम फेज है, इस एम फेज के अंदर हमारी डिवीजन की प्रोसेस रन कर रही है। इसमें पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी हम सेल साइकिल को स्टडी करते हैं तो वी ऑलवेज से सेल साइकिल इज इक्वल टू इंटरफेज प्लस एम फेज। और इंटरफेज की जो स्टेज है, इसको हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, G1 स्टेज, S स्टेज और G2 स्टेज। और जो हमारी एम फेज है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देखो, कैरियोकाइनेसिस जो वर्ड है, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अनदर नेम है कैरियन। काइनेसिस मतलब होता है टू डिवाइड, कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड साइटोकाइनेसिस, साइटो वर्ड जो है साइटोप्लाज्म के लिए लिया गया है, ऐसे लिया गया है, तो साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हमारी सेल साइकिल में सीक्वेंस क्या रन करती है, पहले हमारी इंटरफेज रन करेगी, G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज, फिर हमारी कैरियोकाइनेसिस रन करेगी, फिर उसके बाद हमारी साइटोकाइनेसिस रन करेगी। तो अब देखो, हम यहां पर सेल डिविजन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सेल डिवीजन में हम सबसे पहले स्टेज पढ़ेंगे माइटोसिस। अब हम माइटोसिस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहे हैं। तो अभी आपने एक ब्रीफली इन सेल साइकिल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करा। आप इन दोनों जो कॉन्सेप्ट्स को हमने स्टडी किया है, इनकी स्क्रीनशॉट्स को आप ले लें, जिससे आपको एक बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी नोट्स को फॉर्म करने में। सबसे पहले आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं स्क्रीन मैनेज कर देता हूं आपके लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। अब आप इस स्क्रीन का शॉट ले लीजिए। ठीक है, सेल साइकिल इज इक्वल टू इंटरफेस प्लस एम फेज। सेल साइकिल इज इक्वल टू इंटरफेस plus M phase, and interphase has got three stages, G1 stage, S stage and G2 stage, and interphase is the longest stage, and M phase is divided in two parts. Yeah, we can say M phase has two parts, karyokinesis and cytokinesis. Actual division takes place in M phase, और M phase जो होती है हमारी एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की स्टेज होती है। अभी जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर जाएंगे, विल कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग। देखो, अब यहां पर दो बातें जानना जरूरी है। माइटोसिस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो माइटोसिस है, माइटोसिस को हम माइटोटिक सेल डिवीजन भी कह देते हैं, या इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से भी हम माइटोसिस को बुला देते हैं। तो माइटोसिस में सबसे पहले हमें इन महान व्यक्ति के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है कि डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन एनिमल सेल्स, और माइटोसिस वर्ड भी कॉइन किया था। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस वर्ड को कॉइन किया था। और स्ट्रासबर्गर दूसरे साइंटिस्ट का नेम आता है। इन्होंने माइटोसिस को प्लांट सेल्स के अंदर स्टडी किया था। तो हम इन दो महान व्यक्तियों की हम इमेजेस को देख लेते हैं। ये हमारे स्ट्रासबर्गर है और ये फ्लेमिंग है। तो इन फ्लेमिंग साहब ने और स्ट्रासबर्गर साहब ने इतनी महान डिस्कवरी की थी और स्टडीज की थी, एंड वी आर स्टडिंग जो उन्होंने बताया उसी के हम एडवांस फीचर्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो डब्ल्यू फ्लेमिंग कॉइन्ड द टर्म माइटोसिस। Mitosis was first observed in plant by E. Strasburger 1875 and mitosis was first observed in animal cells by W. Fleming. आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। स्टूडेंट्स, अब हम माइटोसिस को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात को आप पहले ध्यान में रखिएगा। माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के सेल डिविजन्स हैं। माइटोसिस में जो हमारी डॉटर सेल्स बनती हैं, उनका क्रोमोसोम नंबर अपनी मदर सेल के आइडेंटिकल होता है, और मियोसिस में जो हमारी डॉटर सेल्स बनती हैं, उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है, वो हैप्लॉइड बन जाती हैं। तो अभी हम यहाँ पर पहले माइटोसिस स्टडी कर रहे हैं,
और मियोसिस कैसे क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। और मियोसिस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें माइटोसिस की प्रोसेस परफेक्टली बिल्कुल बेसिक एनालिटिकल वे में अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी हम मियोसिस के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम माइटोसिस को लेकर के डिस्कशंस करते हैं। देखिए माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनेंगी दे आर 100% आइडेंटिकल टू मदर सेल्स। वो अपनी मदर सेल्स की बिल्कुल डुप्लीकेट हैं। क्रोमोसोम नंबर उनके आइडेंटिकल्स होंगे, उनका डीएनए कंटेंट अपनी बिल्कुल मदर सेल से रिजेंबल करेगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि जो हमारी डॉटर सेल्स बन रही हैं दे आर 100% आइडेंटिकल टू देयर मदर सेल्स, और डॉटर सेल्स अपने एक दूसरे के 100% आइडेंटिकल होंगी। उनके क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, उनके डीएनए मेकअप सेम होगा, उनके जीन कॉम्बिनेशंस सब कुछ आइडेंटिकल्स होंगे। देखिए जब भी कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और जाइगोट के बाद जब हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है ऑर्गेनिज्म का या बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें सिर्फ एक कॉमन डिवीजन जाइगोट से स्टार्ट करता है, दैट इज योर माइटोसिस। तो माइटोसिस बॉडी के अंदर पूरी ग्रोथ का जो मैकेनिज्म हो रहा है उस पूरे सेल डिवीजन में माइटोसिस हो रही है। बॉडी में कहीं पर भी कोई रिपेयरिंग मैकेनिज्म हो रहा है उसमें माइटोसिस का मैकेनिज्म रन कर रहा है। सिर्फ हमें जो हमारे गोनाड्स है, और गोनाड्स के अंदर जो हमारी जर्मिनल सेल्स हैं एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल्स में जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं या मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, उनके अंदर जो डिवीजन होगा दैट विल बी मियोसिस। बाकी पूरी बॉडी में हर जगह सिर्फ हमें माइटोसिस का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि बॉडी का जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। तो अब आप इस पूरे कंसेप्ट को आप देखिएगा, फिर इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये आपके नोट्स में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सब बेसिक बातें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन इज मेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। Mitosis leads to increase the number of cells without any change in genetic makeup. So daughter cells are exactly resemble with parent cells by both qualitatively and quantitatively. तो कहने का मतलब क्या है, जो डॉटर सेल्स बन रही हैं उनके डीएनए 100% आइडेंटिकल्स हैं टू मदर सेल्स, और विद इन द डॉटर सेल्स वो आपस में 100% आइडेंटिकल रिजेंबल करेंगी एक दूसरे से। Mitosis is necessary for the maintenance of growth, repair and continuity of life. Development of complete organism from zygote is because of mitotic cell division. देखो और जो हमारी अनियन रूट टिप्स हैं, अनियन रूट टिप्स वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल हैं जिनमें हम माइटोसिस को स्टडी कर सकते हैं। अब हम माइटोसिस के अंदर बात करें तो माइटोसिस के अंदर जब सेल साइकिल रन करेगी तो माइटोसिस की सेल साइकिल में सबसे पहले इंटरफेज आएगा। इंटरफेज के अंदर G1 स्टेज, S स्टेज और G2 स्टेज आएगी, और फिर इसके अंदर M फेज रन करेगी। तो अब हम यहाँ पर जो स्टडी करने जा रहे हैं माइटोसिस के इंटरफेज में, इंटरफेस की जो फर्स्ट स्टेज G1 स्टेज है उसके बारे में अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। और ये सबसे इंटरफेस हमारी पूरी सेल डिवीजन की या सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, और इंटरफेस मेटाबॉलिकली बहुत ही हाईली एक्टिव स्टेज है। अब जैसे जैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे इंटरफेस को तो आप फील करेंगे, अंडरस्टैंड करने लगेंगे सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिविटी जो रन कर रही है वो इंटरफेस के अंदर रन कर रही है। और अगर हम सेल को ऑब्जर्व करते तो ऐसा लगता है सेल के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं रन कर रहा है, सेल इनएक्टिव पड़ी है, लेकिन ये हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है। तो हम इंटरफेस के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, रेस्टिंग स्टेज वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। तो इंटरफेस को समटाइम्स क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज भी कह देते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर जो सेल साइकिल रन कर रही है उसके अंदर इंटरफेस के अंदर G1 स्टेज कैसे रन करती है उसको हम स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये पूरे स्क्रीन को अपने नोट्स में ले लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम माइटोसिस इंटरफेज में G1 स्टेज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जो हमारी S स्टेज है इंटरफेस की, इसमें 3 जॉब्स हो रहे हैं। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन रन कर रही है। तो जो G1 स्टेज है, G1 स्टेज के अंदर सेल के अंदर एक बहुत हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रन करना शुरू करती हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितना भी हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे डीएनटीपीस चाहिए, डीएटीपी चाहिए, डीजीटीपी चाहिए, डीसीटीपी की रिक्वायरमेंट है, डीटीटीपी की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें
जीवन स्टेज के अंदर सिंथेसाइज होंगी। ऐसे हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमारे को वेरियस एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, टोपोआइसोमरेज चाहिए, हेलिकेज एंजाइम चाहिए, अनविंडेज एंजाइम चाहिए, डीएनए स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे एंजाइम्स की जो सिंथेसिस है वो सारी की सारी जीवन स्टेज में रन करेगी। ऐसे ही हिस्टोन प्रोटीन्स बननी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होनी है, तो उनको फॉर्म करने के लिए हमें अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, और ये सारी सिंथेसिस का रन करेगी, जीवन स्टेज में रन करेगी। और हमारे को कोई भी चीज की प्रोटीन सिंथेसिस रन करनी है तो उसके अंदर हमारे को ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म रन करने को देखने को मिलेगा। तो डीएनए के अंदर यहाँ पर मैसिव वे में जो मदर सेल है जीवन स्टेज में, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शंस का मैकेनिज्म रन करेगा और एमआरएनए की सिंथेसिस रन करेगी। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जब डीएनए के जीन से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस टॉपिक में या इतने से कंटेंट को बोलने में कुछ नाम ले लिए, जैसे डीएनटीपी वर्ड आ गया, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन वर्ड आ गया, हिस्टोन प्रोटीन्स वर्ड आ गई, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वर्ड आ गई। ऐसे भी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो हम माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, इन सब टॉप वर्ड्स को यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब आपके दिमाग में, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर्स क्या है, तो मैंने एक छोटा सा ब्रीफ लेक्चर यहाँ पर रखा हुआ है, आप पहले उसको खोलकर देख लीजिए। तो उसमें आपको डीएनटीपीज जो हमारे हैं वो कैसे वर्क करते हैं, डीएनटीपीज क्या होती है, हमारी हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, ट्यूबुलेंस क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, सेंट्रियोल्स क्या होता है, इन सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने ब्रीफली उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन किया है जितना हमारे को अभी माइटोसिस को समझने के लिए रिक्वायर्ड है, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में ही पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर। अब हम वापस स्क्रीन में आते हैं। तो देखो जीवन स्टेज में क्या हो रहा है, जीवन फेज जिसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं या प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। अब इसको जीवन स्टेज सबसे पहले रन कर रही है, बट वी आर सेइंग इट पोस्ट माइटोटिक फेज। क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। दिस फेज इज मार्क्ड विद हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और ये जो जीवन स्टेज है ये पूरी हमारी सेल साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है। In G1 phase, synthesis of biochemicals required for DNA replication, histone proteins takes place. For DNA replication, synthesis of DATP, DGTP, DCTP, DTTP, that इनको हम कम्बाइनली DNTPs कहते हैं। DNTP का फुल फॉर्म है दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कंटेनिंग डीऑक्सीरिबो शुगर। बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम जेनेटिक्स में बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल आप जितना रिक्वायर्ड है लेक्चर खोल के देखिएगा, रखा हुआ है। Enzymes, DNA polymerase, DNA primase, topoisomerase, helicase, pyrophosphatase, etc. are synthesized. For histone and non-histone protein, synthesis of amino acids and mRNA transcription takes place. तो ये हमारी जीवन स्टेज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है। ये इंटरफेस की हमारी हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज है, और पूरी सेल साइकिल की और इंटरफेस की ये लॉन्गेस्ट स्टेज एग्जिस्ट करती है। इस पूरे कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, जैसे ही सेल में जीवन स्टेज कंप्लीट होता है तो देखिए एस स्टेज में क्या होना है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, हिस्टोन प्रोटीन्स बननी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन होनी है। तो सेल के अंदर एक मैकेनिज्म है, सेल जीवन स्टेज एंड होते ही एक एनालिसिस करेगी, एक चेकिंग करेगी, क्या रिक्वायर्ड मटेरियल डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए जो है वो बने हैं या नहीं बने हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के लिए जो हमें रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए उनकी सिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है, एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए चाहिए वो प्रॉपर्ली बने हैं या नहीं बने हैं। तो जीवन सेल इमीडिएटली एंड होते ही इमीडिएटली सेल के अंदर एक चेक पॉइंट चलता है। चेक पॉइंट का मतलब है ये चेकिंग कर रहा है कि सब चीजें परफेक्ट है या नहीं है। तो इस चेक पॉइंट को नाम दिया गया है जीवन चेक पॉइंट। तो जीवन चेक पॉइंट का जॉब क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड सारा रॉ मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है या नहीं हुआ है ये फाइंड आउट करना, डीएनटीपीज बने हैं या नहीं बने हैं, कंप्लीटली जितने रिक्वायर्ड डीएनटीपीज है, हमारे टोटल डीएनए रेप्लिकेशन में रिक्वायर्ड एंजाइम्स की सिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को बनाने वाले अमीनो एसिड सिंथेसाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये सब स्टेजेस, ये सब चीजें जीवन चेक पॉइंट में चेक की जाएंगी, एनालाइज की जाएंगी। और जीवन चेक पॉइंट ये भी एनालाइज करेगा कि मदर डीएनए के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है।
जीवन चेक पॉइंट सपोज फाइंड आउट करता है कि एवरीथिंग इज ओके, सब चीजें परफेक्ट है, तो सेल इमीडिएटली जीवन स्टेज से मूव करके एस स्टेज के अंदर एंटर कर जाएगी और उसके बाद सेल डिवीजन का मैकेनिज्म स्टॉप नहीं होगा। इन केस सपोज जीवन स्टेज में किसी एक पर्टिकुलर चीज की हम कह सकते हैं कोई एक डीएनटीपी नहीं बना या कोई एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं हुई या कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं हुआ, कोई एक चीज की सिंथेसिस परफेक्टली नहीं हुई है, तो इमीडिएटली जीवन चेक पॉइंट क्या करेगा, सेल को जीवन स्टेज में ही स्टॉप कर देगा। अब ये सेल डिवीजन के लिए एस स्टेज के अंदर एंटर नहीं करेगी और ये एज सच ये सेल पड़ी रहेगी, इसके अंदर अब कोई फर्दर डेवलपमेंट और कोई फर्दर मैकेनिज्म रन नहीं करेगा। तो जब जीवन चेक पॉइंट ये फाइंड आउट करता है कि सेल के अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी है जो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन में, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो इमीडिएटली जीवन चेक पॉइंट सेल को जीवन स्टेज में ही स्टॉप कर देगा और ये कंडीशन क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड G0 स्टेज। तो जीवन चेक पॉइंट क्या फाइंड आउट कर रहा है, ब्रीफली अगर कहें कि इफ अ सेल all required chemicals for DNA replications are not synthesized in G1 checkpoint. G1 checkpoint checks the movement of cell into the S phase and the cell will move to the G0 stage. Cell किसके अंदर move करके चल जा रही है, G0 stage के अंदर enter कर जा रही है। तो देखो briefly इन points को हम consider करते हैं। The G1 checkpoint determines whether all conditions are favorable or not for the replication of DNA and the cell division to proceed. In the cell, G1 checkpoint, cell protein reserves, cell size, genomic DNA, mother cell DNA damage is checked. यानी कि जो मैंने बोला कि मदर डीएनए को भी ये चेक करेगा कहीं वो डैमेज तो नहीं है। If in the cell all required chemicals for DNA replications are not synthesized, G1 checkpoint checks the movement of cell into the S stage and cell moves into the G0 stage. So G1 checkpoint is very important. When G1 checkpoints find all is okay, cell will move into the S phase और S phase में enter करते ही DNA replication mechanism, histone protein synthesis and non-histone protein synthesis start हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम S phase को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम S phase अंडरस्टैंड कर रहे हैं। S phase is synthesis phase। तो एस फेज के अंदर 3 जॉब जोन है। फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन, सेकंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, थर्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। तो एस फेज जब एंड करेगी तो हर क्रोमोसोम के अंदर 2 डॉटर डीएनए की फॉर्मेशन हो चुकी है जो 100% एक दूसरे के आइडेंटिकल्स होंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारी सिंथेसाइज होंगी। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, आप लेक्चर देखेगा उसके अंदर आपको इसके बारे में पूरा ब्रीफ कॉन्सेप्ट मिलेगा जो इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस रन करेगी। देखो नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हम स्कैफोल्ड प्रोटीन्स भी कह देते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन के लिए हम एनएचपी एब्रिविएशन को भी हम यूज कर देते हैं। एनएचपी नॉन हिस्टोन प्रोटीन और स्कैफोल्ड प्रोटीन वर्ड भी यूज होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन एस फेज। और एस फेज के एंड में हमारी कंप्लीट हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई है, डीएनए completely replicate हो गया है and each chromosome is having now 2 double stranded daughter DNA। हर क्रोमोसोम के अंदर 2 डॉटर डीएनए एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 डॉटर डीएनए एंड दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। देखिए जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं, इनकी सिंथेसिस एस फेज से शुरू करेगी और इस सेल साइकिल के एंड तक रन करते रहती है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स अब हम देखिए सेल ने अपना एस स्टेज को कंप्लीट किया। अब एस स्टेज कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली G2 चेक पॉइंट रन करेगा। तो G2 चेक पॉइंट क्या देखता है, ये एनालाइज करेगा कि डीएनए का कंप्लीट एप्लीकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, डीएनए में कुछ डैमेजेस तो नहीं है। इफ डीएनए इज डैमेज्ड, G2 चेक पॉइंट इस डैमेज को क्या करेगा, रिपेयर कर देगा। अगर डीएनए कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं हुआ है तो G2 चेक पॉइंट डीएनए का कंप्लीट रेप्लिकेशन कराएगा। तो हो क्या रहा है देखिए, द G2 check point ensure that DNA of all the chromosomes have been replicated and the replicated DNA is not damaged.
if the checkpoint mechanism detects some problem with the DNA, replicated DNA, the cell cycle stops and the cell attempts to complete the DNA replication, or if there is a damage, it will repair the damage of the daughter DNA. तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर G2 चेकपॉइंट में कोई प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, उसने फाइंड आउट करा कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, डीएनए में कोई डैमेज है, तो इनको रेक्टिफाई करने का काम G2 चेकपॉइंट का है. और अगर सेल परफेक्ट है, हो गई है, तो G2 चेकपॉइंट इमीडिएटली अलाउ करेगा और सेल एस स्टेज से मूव करके G2 स्टेज के अंदर एंटर कर जाएगी. देखो एक चीज अपनी मेमोरी में रखना, G1 चेकपॉइंट जब रन कर रहा है और ये फाइंड आउट कर रहा है कि सेल के अंदर किसी चीज की सिंथेसिस नहीं है, तो G1 चेकपॉइंट ने सेल को G0 स्टेज के अंदर प्लेस कर दिया. G0 स्टेज को हम G0 स्टेज भी कह सकते हैं, G0 स्टेज भी इसको हम बुलाते हैं. सो G0 स्टेज और G0 स्टेज, जनरली दीज टू टर्म्स आर यूज्ड. तो हमें हर समय अपनी मेमोरी में यह रखना है कि G1 चेकपॉइंट के बाद अगर सेल G0 स्टेज में जाती है तो वो सेल डिवीजन में आगे प्रोसीड नहीं करेगी, वो एज सच ऐसे ही पड़े रहेगी. वंस सेल एंटर्स इनटू द एस फेज, डिवीजन विल नॉट स्टॉप, डिवीजन विल कीप ऑन हैपनिंग एंड हैपनिंग until the end of the cell cycle, और हमारे पास 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी. तो अगर कोई भी आगे हमें प्रॉब्लम मिलती है ऐसे स्टेज में जाने के बाद, तो वहां पर चेक पॉइंट्स रन करके उनको रेक्टिफाई करने का काम कर रहे हैं. तो सेम वे में यहां पर एस स्टेज कंप्लीट हुई और G2 चेक पॉइंट रन करा और उसने एनालिसिस करी. इफ देयर वाज अ प्रॉब्लम इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसको रेक्टिफाई करा. इफ डीएनए वाज डैमेज, उसको रिपेयर करा और सेल एस स्टेज से G2 स्टेज के अंदर एंटर कर गई. अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल हेल्प यू अगेन. स्टूडेंट्स, जब हम G2 स्टेज को डिस्कस करते हैं, देखिए एस स्टेज इज फॉलोड बाय G2 स्टेज. G2 चेक पॉइंट कंप्लीट हुआ और सेल G2 स्टेज के अंदर एंटर करी. तो माइटोसिस के अंदर G2 स्टेज लॉन्गर पीरियड की रहती है और मियोसिस में G2 स्टेज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है. मियोसिस में डिस्कस करेंगे इस बात को. देखिए माइटोसिस के अंदर जो G2 स्टेज आ रही है, इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन की सबसे पहले फॉर्मेशन होगी और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इससे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे और माइक्रोट्यूब्यूल से हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन होती है. वो ब्रीफ लेक्चर आप खोल करके देखिए, आपको सारा माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल का कॉन्सेप्ट पता चलेगा. और प्लांट सेल्स के अंदर क्या है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट है, तो प्लांट सेल्स के अंदर G2 स्टेज में क्या बनी, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन हुई, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगी और उनसे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी. प्लांट सेल के अंदर हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहते हैं. लेक्चर खोलिए, पढ़िए, गो थ्रू करिए, आप समझ जाएंगे उस बात को. सो हम क्या देखते हैं, देखो जब एनिमल सेल्स के अंदर हमारी माइटोसिस का मैकेनिज्म जब हमारा एनिमल सेल्स के अंदर रन करता है, तो माइटोसिस का जब मैकेनिज्म एनिमल सेल्स के अंदर रन कर रहा है, तो सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन हो रही है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रिएट हो रहे हैं एंड दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेकिंग सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो रही है. माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज कर रहा है. व्हाई? क्योंकि सेल डिवीजन में जो हमें एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होगी. अब ये सब क्या होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लेक्चर को आप सुनेंगे, उसमें वो बातें आपको समझ में आएंगी. और प्लांट सेल्स के अंदर क्या है, प्लांट सेल्स के अंदर सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन रन कर रही है. माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज कर रहा है और क्लोरोप्लास्ट का नंबर इंक्रीज कर रहा है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होगा. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे रन कर रही है, यू हैव टू हियर और स्टडी फोटोसिंथेसिस लेक्चर को आप अंडरस्टैंड करिएगा मेरे. सो अब आप देखो, इसका हम एक ब्रीफ रिविजन मान लेते हैं. G2 फेज प्री माइटोटिक फेज और G1 को हमने पोस्ट माइटोटिक फेज कहा था. व्हाई? अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं. G2 स्टेज इज फॉलोड बाय S स्टेज. इन दिस फेज इन एनिमल सेल्स सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड. यहां पर हमारे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन हुई है. माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारा सेंट्रियोल्स बन रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं. माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इज इंक्रीजेस इन animal cells. In plant cells, synthesis of tubulin protein for spindle fiber takes place and mitochondria and chloroplast number in the cell increases. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर इसके बाद हमारी यहाँ पर इंटरफेज स्टेज एंड करेगी. G1 आपने अंडरस्टैंड करी, S स्टेज आपने अंडरस्टैंड करी, G2 स्टेज अंडरस्टैंड करी. नाउ सेल विल एंटर इनटू द M फेज और M फेज के अंदर हमारी सबसे पहली स्टेज आएगी कैरियोकाइनेसिस. अब हम उसको गो थ्रू करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
स्टूडेंट्स अब हम G1 स्टेज को पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों कह रहे थे, G2 स्टेज को हम प्री माइटोटिक स्टेज क्यों कह रहे थे, उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब आप इस फिगर को विजुलाइज करिएगा। ये हमारी एक पेरेंट सेल है, ओके, और ये पेरेंट सेल थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये हमारी पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल ने के अंदर माइटोसिस होना है। तो ये इंटरफेज में गई, इसमें G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज, M फेज दैट इज कैरियोकाइनेसिस इसके अंदर रन करा, साइटोकाइनेसिस रन करा और इससे हमारी 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। अब ये डॉटर सेल ने फिर माइटोसिस स्टार्ट करा। अब इसमें इंटरफेज की स्टेज G1, S, G2 स्टेज आई, M फेज आई और इसके बाद इससे हमारी ये 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। तो अगर हम इसको ब्रीफली विजुलाइज करते हैं, देखिए तो यहां पर हमारी एक पेरेंट सेल है, ये माइटोसिस कर रही है, G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज एंड इससे हमारी 2 डॉटर सेल्स बन गई। तो देखिए ये जो डॉटर सेल्स बन रही है, ये डॉटर सेल्स बनने से पहले या M फेज से पहले, बिफोर M फेज और बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, दिस G2 स्टेज इज कमिंग। तो इसको नाम कह दीजिए M फेज से पहले है, प्रीवियस फर्स्ट एग्जिस्ट कर रही है M फेज से, तो इसको नाम दे दिया गया प्री माइटोटिक फेज, इसको नाम दे दिया गया एंड इट इज कॉल्ड प्री माइटोटिक फेज। अब सेम वे में हम यहां पर देखें तो देखो जो G1 स्टेज आ रही है, दिस G1 स्टेज इज कमिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स बनने के बाद के लिए क्या हुआ है, पोस्ट। तो इसको क्या नाम दे दिया गया G2 स्टेज को, इट इज कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज। तो हमने जब क्लास को शुरू करा था G1 स्टेज को हमने कहा इसका दूसरा नाम पोस्ट माइटोटिक फेज है, तो दैट इज द रीजन इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज कह देते हैं। जब G2 स्टेज पढ़ा तो G2 स्टेज में हमने कहा कि G2 स्टेज का दूसरा नाम क्या है, प्री माइटोटिक फेज है। सो दिस इज द रीजन कि हम इसको प्री माइटोटिक फेज क्यों कह रहे हैं और G1 को हम पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों कह रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, हम G2 स्टेज अंडरस्टैंड कर रहे थे, हम माइटोसिस में एनिमल सेल्स के अंदर माइटोसिस को स्टडी कर रहे हैं। तो मैं यहां पर जो फिगर्स लेकर चल रहा हूं, आई एम मेकिंग एनिमल सेल्स फिगर। जहां पर भी प्लांट सेल का कोई वेरिएशन आएगा मैं आपको सेपरेटली उसी समय एक्सप्लेन करूंगा। सो एनिमल सेल इन द एंड ऑफ G2 स्टेज, तो हमें इसके अंदर सेंट्रोसोम विजिबल होंगे। अब ये सेंट्रोसोम क्या है, आप लेक्चर खोलिए जिसके अंदर DNTPs, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, नॉर क्रोमोसोम रिकॉर्डेड है, उसको आप लेक्चर को विजुलाइज करेंगे तो सेंट्रोसोम के बारे में आपको सारी बात पता चल जाएगी जो यहाँ पर हमारे को रिक्वायर्ड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, इंटैक्ट मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परफेक्टली जुड़ी हुई है, न्यूक्लियस विजिबल है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे को क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। ईच क्रोमोसोम इज थिन, फिलामेंटस, लॉन्ग एंड ईच क्रोमोसोम इज हैविंग 2 डॉटर DNA। सो क्रोमोसोम के अंदर फाइन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स हैं, ठीक, और ईच क्रोमोसोम इज हैविंग 2 डॉटर DNA और न्यूक्लियोलस हमें परफेक्टली विजिबल हो रहा है और न्यूक्लियोलस जहां पर नॉर क्रोमोसोम है वहां पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। नॉर क्रोमोसोम को लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करिएगा व्हाट इज नॉर क्रोमोसोम। अब देखो अगर हम G2 स्टेज में विजुलाइज कर रहे हैं तो G2 स्टेज में जो भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं उन क्रोमोसोम का ये अपीयरेंस आ रहा है, सिंगल क्रोमोसोम्स हैं विद 2 डॉटर DNA। हमने यहाँ पर 2 डॉटर DNA को स्ट्रैंड वाइज यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये हमारी G2 स्टेज के अंदर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। आप इसको देखो परफेक्टली अपने दिमाग में विजुलाइज करके रखे रहिएगा, ठीक है, कि हर क्रोमोसोम के अंदर 2 डॉटर DNA एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हमारी सेल जो है माइटोसिस की M फेज के अंदर एंटर करेगी। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस इमेज का लीजिए प्लीज। स्टूडेंट्स देखिए जैसे ही G2 स्टेज एंड कर रही होती है तो वहां पर हमारा एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, एक तरह का चेक पॉइंट है ये भी, एंटीफेज चेक पॉइंट जिसे हम कहते हैं।
देखो एंटीफेज जो वर्ड है इसका बेसिकली मतलब यह है कि कैरियोकाइनेसिस से ठीक पहले जैसे ही क्रोमोसोम्स के अंदर कंडेंसेशन बिगिन करता है उस मोमेंट को हम एंटीफेज के नेम से बुलाते हैं. सो द टर्म एंटीफेज रिफर्स टू द टाइम इन लेट G2 फेज. लेट का मतलब क्या है? एंड, जहां पर कोई स्टेज एंड कर रही है. लेट G2 फेज मींस end of G2 phase. So the term antiphase refers to the timeline in late G2 phase when sign of chromosome condensation first become visible immediately before karyokinesis. That is the before prophase of mitosis. तो कहने का मतलब क्या है? माइटोसिस की प्रोफेज के ठीक पहले से या कैरोकाइनेसिस के ठीक पहले से एंड ऑफ G2 स्टेज में जो क्रोमोसोम के अंदर में कंडेंसेशन बिगिन होते हुए दिखाई दे रहा है उस ड्यूरेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? एंटीफेज के नेम से बुलाते हैं. अब क्या होता है, देखो सेल डिवीजन रन कर रहा है और सेल कोई स्ट्रेस कंडीशन में आ जाती है. स्ट्रेस कंडीशन का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशन. तो स्ट्रेस कंडीशन में एंटीफेज चेक पॉइंट क्या करता है? सेल को होल्ड कर लेता है, आगे नहीं जाने देता है. जब स्ट्रेस खत्म होता है, अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होती है, तो इमीडिएटली एंटीफेज सेल को अलाउ करेगा एंटीफेज चेक पॉइंट और कैरियोकाइनेसिस का मैकेनिज्म बिगिन करेगा. सो व्हाट इट मींस, व्हेन सेल इज एक्सपोज्ड टू सर्टेन स्ट्रेस कंडीशन, एंटीफेज डिलेज माइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एंटीफेज चेक पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. Students, now we are starting mitosis M phase. और mitosis M phase की first stage है karyokinesis. Karyon means nucleus and kinesis means division. So karyokinesis means division of nucleus. तो mitosis की जो karyokinesis के अंदर हमारी 4 stages आ रही हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. अब देखो क्या है, ये स्टेजेस एक सीक्वेंस में आएंगी. तो मैं आपको कुछ बड़ी बेसिक सी बातें बताऊंगा रिमेंबर करने की, और ये बातें मेरी कोई बनाई हुई नहीं है. मैं ओल्ड मेथड्स आपको बताऊंगा इस चैप्टर्स में, बहुत रिक्वायर्ड रहेंगी और आगे भी जो हम लेक्चर्स पढ़ते रहेंगे उनमें रिमेंबर करने के लिए कई मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगा. और ये मेथड मेरी बनाई हुई नहीं है, ये मेरे को 1988 में मेरे टीचर्स ने मुझे क्लास 11th में सिखाई थी. सो देखो, हम एक सेंटेंस याद करें टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस: प्राइम मिनिस्टर एट न्यू दिल्ली. और इस सेंटेंस में जो प्राइम मिनिस्टर है इसका P सिंबलाइजिंग फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, एट का A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टीलोफेज. तो हमारे को क्या है, हमें अभी चीज याद हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद हम सोचते हैं ओ वी फॉरगेट इट. तो हमें कोई सेंटेंस याद रहेगा: प्राइम मिनिस्टर एट न्यू दिल्ली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे को बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज प्रोफेज अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो वी आर डिवाइडिंग प्रोफेज इनटू 3 पार्ट्स: अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. तो ये हमें प्रोफेज को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल रहता है. और प्रोफेज के अंदर मेनली जो नेचर वर्किंग बिहेवियर चल रहा है वो क्रोमोसोम के अंदर रन कर रहा है. तो हम इसको इस डायग्राम से फॉलो करना शुरू करते हैं. मैं भी इन सारी फिगर्स में आऊंगा: अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज. अब देखिए, ये इमेज से हम एक बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं. ये हमारा G2 स्टेज के एंड में क्रोमोसोम हमने यहाँ पर विजिबल मैंने आपके लिए ड्रॉ करा हुआ है. तो क्रोमोसोम कैसा है G2 स्टेज के एंड में? इट इज लॉन्ग, थिन, थ्रेड लाइक क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम इज हैविंग 2 डॉटर DNA. देखो क्रोमोसोम कैसा है? थिन, फाइन, थ्रेड लाइक एंड इट इज हैविंग 2 डॉटर DNA इन द एंड ऑफ G2 स्टेज. अब जो अर्ली प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज में हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस बिगिन कर गया है. क्रोमोसोम कंडेंस कर रहे हैं. तो कंडेंसेशन के बिहेवियर में क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली क्या है? हिस्टोन्स प्रोटीन्स है, नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स है, DNA एग्जिस्ट करता है. तो ये सारे आपको मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करा है इस क्रोमोसोम को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको आप पहले देख लीजिए. इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आप पूरी प्रोसेस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे. तो यहां पर कंडेंसेशन की प्रोसेस रन कर रही है और इस कंडेंसेशन से 2 चीजें होंगी: क्रोमोसोम का साइज शॉर्ट होगा एंड क्रोमोसोम विल बिकम थिक. शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम विल टेक प्लेस. क्रोमोसोम छोटा और चौड़ा होने लगेगा. सो मिड प्रोफेज में हमारे को एक बड़ा परफेक्टली कंडेंस्ड क्रोमोसोम देखने को मिलता है. देखिए, इट इज शॉर्ट, थिक एंड वेरी डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम. अब देखो, हम अभी आपने क्रोमोसोम के लेक्चर को आप फॉलो करोगे तो आपको ये सारी बातें वहां पर अंडरस्टैंड होंगी. देखो, ये जो हमारा क्रोमोसोम का टर्मिनल पॉइंट है, इनको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम टीलोमियर्स.
ये हमारा क्या है, टीलोमियर है। दिस इज टीलोमियर, दिस इज टीलोमियर, ये हमारा क्या है, दिस इज सेंट्रोमियर। अब ये कंडेंसेशन कॉन्स्टेंटली रन करते जा रहा है। तो देखो क्रोमोसोम में टीलोमियर, सेंट्रोमियर, टीलोमियर मार्क कर रखे हैं यहां पर, इसमें फर्दर शॉर्टनिंग रन कर रही है। तो जब क्रोमोसोम में शॉर्टनिंग होगी तो क्रोमोसोम टीलोमियर टू सेंट्रोमियर की तरफ को वर्टिकली स्प्लिट करेगा, लाइक दिस। देखिए ये हमारा टीलोमियर एग्जिस्ट कर रहा है और ये हमारा सेंट्रोमियर एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर। अब देखो बार बार ये वर्ड आ रहा है, टीलोमियर, सेंट्रोमियर। अभी आगे के लेक्चर में आपको सेंट्रोमियर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और टीलोमियर्स क्या है, क्रोमोसोमल आर्म्स क्या होती हैं। मैंने ब्रीफ एक एक्सप्लेनिंग लेक्चर रखा हुआ है क्रोमोसोम के ऊपर, उसको आप पहले फॉलो कर लीजिए तो आपको ये कंटेंट एकदम से समझ में आने लग जाएगा। सो देखो टीलोमियर क्या है, टीलोमियर टू सेंट्रोमियर की तरफ को क्या हो रही है, वर्टिकल स्प्लिटिंग हो रही है। ये हमारा टीलोमियर है और ये सेंट्रोमियर है, ये वर्टिकली लाइक दिस। मैं इसको रब कर देता हूं, गो थ्रू वंस अगेन। देखिए ये हमारा टीलोमियर है, ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये हमारा टीलोमियर प्लेस कर रहा है। तो हो क्या रहा है, टीलोमियर टू, ये टीलोमियर टू सेंट्रोमियर वर्टिकल स्प्लिटिंग रन करेगी, टीलोमियर टू सेंट्रोमियर वर्टिकल स्प्लिटिंग रन करेगी। और ये क्रोमोसोम्स की जो आर्म है वर्टिकली स्प्लिट करके ऐसे होंगी एंड दे विल फॉर्म सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन करेंगी। और इन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर हमारे पास क्या थे, ईच क्रोमोसोम वाज हैविंग 2 डॉटर डीएनए, ईच क्रोमोसोम इज हैविंग 2 डॉटर डीएनए। अब एक डॉटर डीएनए एक सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर सेटल हो जाएगा और दूसरा डॉटर डीएनए दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर सेटल हो जाएगा। सो ईच सिस्टर क्रोमैटिड कंसिस्ट सिंगल डॉटर डीएनए। आप इनकी इमेजेस को ले लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, फिर मैं आगे को कंटिन्यू करता हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। नेक्स्ट इमेज, टेक अ स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स अब हम अर्ली प्रोफेस इमेज वाइज अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ये हमने एनिमल सेल मैंने ड्रॉ कर रखी है आपके लिए। तो सेंट्रियोल्स जो है पोल्स की तरफ को मूव करेंगे। अब पोल्स का मतलब क्या है, एनी 2 पॉइंट्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर दे आर पोल्स। लेट्स से सपोज मैंने आपसे कहा कि ये हमारी एक सेल है, तो इस सेल में सपोज हमने कहा ये पॉइंट और ये एक दूसरे के अपोजिट है तो दे विल बी टर्म्ड एज पोल। सपोज ये 2 पॉइंट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज पोल्स। तो पोल्स का मतलब एनी 2 पॉइंट्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये सेल खुद डिटरमाइन करेगी उसके पोल कहां पर क्रिएट होना है। हम यहां पर अंडरस्टैंड करने के लिए मान ले रहे हैं कि एक पोल हमारा ये क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट पोल ये है हमारा एंड द अनदर पोल इज दिस। सो तो हम इस फिगर को अगर विजुलाइज करते हैं तो इसमें सेंट्रियोल्स दे आर मूविंग टुवर्ड द पोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, परफेक्टली जुड़ी हुई है। क्रोमोसोम्स हमारे थिन फिलामेंट्स हैं, जो फिलामेंटस हैं, थिन फिलामेंटस, इनके अंदर कंडेंसेशन बिगिन कर गया है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। सो ये हमारा अर्ली प्रोफेज का फीचर रहता है। मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दूंगा। अब मिड प्रोफेज में क्या है, देखिए मिड प्रोफेज में ये सेंट्रियोल्स दे आर मूविंग टू द पोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, क्रोमोसोम्स के अंदर फर्दर कंडेंसेशन हो गया है, क्रोमोसोम बड़े परफेक्टली डिस्टिंक्ट है, शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स परफेक्टली विजिबल हो रहे हैं और इन क्रोमोसोम्स के अंदर कंडेंसेशन कंटिन्यूअसली रन करते रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। लेट प्रोफेज, अब देखो लेट प्रोफेज में सबसे पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम्स के फर्दर कंडेंसेशन एंड शॉर्टनिंग से क्रोमोसोम में वर्टिकल स्प्लिटिंग हुई और सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन होगी एंड ईच सिस्टर क्रोमैटिड इज हैविंग डॉटर डीएनए। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्ड, ईच सिस्टर क्रोमैटिड इज कंसिस्ट सिंगल डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। डॉटर डीएनए का मतलब इट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब जैसे हमारी लेट प्रोफेज बिगिन करती है तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए, हर सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर एक एक डॉटर डीएनए प्रेजेंट है, ईच सिस्टर क्रोमैटिड इज हैविंग। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सेकंड वन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। व्हाई न्यूक्लियोलस डिसअपियर, देखो आप नॉर क्रोमोसोम को पढ़िएगा लेक्चर में, तो नॉर क्रोमोसोम का मतलब ही यही है कि वहां पर न्यूक्लियोलस लोकलाइज्ड है उस क्रोमोसोम में।
तो जैसे ही नॉन क्रोमोसोम के अंदर वर्टिकल स्प्लिटिंग होगी तो नेचुरली न्यूक्लियोलस क्या करेगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो यही हमारे को एक क्वेश्चन मिलता है कि न्यूक्लियोलस किस स्टेज में डिसअपियर करता है, किस स्टेज में रीअपियर करता है। तो डिसअपियरेंस हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स इन एंड ऑफ प्रोफेज और इन लेट प्रोफेज न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। अब इसकी रीअपियरेंस कब होती है, माइटोसिस की टीलोफेज स्टेज में न्यूक्लियोलस रीअपियर करता है। वो सब बातें आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे। मियोसिस में हमारे टर्मिनोलॉजी चेंज होगी, फीचर कुछ चीजें बदलेंगी, तो मियोसिस में न्यूक्लियोलस की डिसअपियरेंस और रीअपियरेंस का फीचर आपको मियोसिस में आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। सेंट्रियोल्स हर प्लांट के अंदर एब्सेंट है, तो प्लांट सेल के अंदर हमें क्या फीचर मिलेगा, हम ये प्लांट सेल वॉल, यहां पर सेल वॉल बन गई हमारी ये, ठीक है। इसके अंदर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लांट में एनी 2 पॉइंट्स, क्योंकि सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, तो प्लांट में कोई भी 2 पॉइंट्स जो पोल की तरह से बिहेव करेंगे, उनमें स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन बिगिन कर जाएगी। सपोज ये 2 पॉइंट्स बने और यहां पर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट कर जाएगी। सो ये हमारी लेट प्रोफेज की स्टेज एग्जिस्ट करती है। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, जो हमारे क्रोमैटिड्स हैं, उन क्रोमैटिड्स को आप अंडरस्टैंड करो। देखिए इस फिगर में जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रिएट हो रहे हैं, ये हमारा एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में देखिए, जब आप क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो लेक्चर को फॉलो करना, उसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ क्रोमोसोम की भी बात की हुई है। हमें क्रोमोसोम के अंदर जो शॉर्ट आर्म है क्रोमोसोम की, उसको हम पी से, स्मॉल पी कैप से सिंबलाइज करते हैं, अल्फाबेट स्मॉल पी से, और जो हमारी लॉन्ग आर्म है उसको हम अल्फाबेट स्मॉल क्यू से सिंबलाइज करते हैं। तो अब यहां पर वर्टिकल स्प्लिटिंग हुई, टीलोमियर टू सेंट्रोमियर वर्टिकल स्प्लिटिंग हुई और क्रोमैटिड्स स्प्लिट हो गए। और क्रोमैटिड्स आई मीन टू से जो हमारी क्रोमोसोम की आर्म्स हैं ये स्प्लिट हो गई, और स्प्लिट करते ही इस यहां पर हमारी क्या क्रिएट हो गई, सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्मेशन हो गई। एक हमारे क्रोमोसोम के आर्म ने स्प्लिट करा और स्प्लिट करते ही सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गई, और इस सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर ये डॉटर डीएनए अरेंज हो गया और दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड में हमारा ये दूसरा डॉटर डीएनए अरेंज हो गया। सो क्रोमैटिड को अगर हम डिफाइन करते हैं तो अ क्रोमैटिड इज वन ऑफ द 2 आइडेंटिकल हाफ ऑफ अ क्रोमोसोम दैट हैज बीन फॉर्म्ड इन द प्रिपरेशन for cell division. Each chromatid consists single double stranded DNA. The 2 chromatids of chromosomes are called sister chromatids. So it's like that. अब आप इनके स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा 1 by 1. मैं आपको अर्ली प्रोफेज से स्क्रीनशॉट्स इनके दे रहा हूं. टेक अ स्क्रीनशॉट्स प्लीज. स्क्रीनशॉट लीजिए. नेक्स्ट मिड प्रोफेज का स्क्रीनशॉट लीजिए. टीलोफेज का लेट प्रोफेज का स्क्रीनशॉट लीजिए. ये आपने ले लिए हैं. अब क्रोमैटिड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्टूडेंट्स, हमने प्रोफेज अंडरस्टैंड किया. नाउ वी आर गोइंग इनटू द मेटाफेज स्टेज. बट बिफोर गोइंग इनटू मेटाफेज स्टेज वी शुड अंडरस्टैंड सेंट्रोमियर. तो देखो, सेंट्रोमियर को हमें समझना बड़ा ज़रूरी है मेटाफेज स्टेज को शुरू करने से पहले. तो सेंट्रोमियर एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो नीटोकोर प्रोटीन्स का बना रहता है. इस इमेज को आप फॉलो करेंगे, इससे आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा बहुत प्रॉपर्ली. ये इमेज मैंने आपके लिए बनाकर रखा हुआ है. देखो, सेंट्रोमियर को अगर हम देख रहे हैं तो सेंट्रोमियर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो सेंट्रोमियर बेसिकली नीटोकोर प्रोटीन का बना हुआ है. तो इसमें जो एक्सटर्नल नीटोकोर है, जो मैंने पर्पल कलर से शो कर रखा है, इसमें स्पिंडल फाइबर की माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के अरेंज होती हैं. और ये येलो कलर से हमारा इंटरनल नीटोकोर है या सेंट्रोमियर कोर है. देखिए, हमारे को क्रोमोसोम में 5 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलती हैं. H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 हिस्टोन प्रोटीन्स. अब इसमें जो H3 हिस्टोन प्रोटीन है, इसका एक वेरिएंट फॉर्म हो रहा है एंड दैट वेरिएंट इज CENPA. इसको नाम क्या दिया गया है? सेंट्रोमियर से CENP, P मीन्स प्रोटीन, सेन मीन्स सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर PA, CENPA. या H3 का वेरिएंट है तो इसको दूसरा नाम दिया गया CNH3. ये क्या कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द इनर नीटोकोर में, ये प्रेजेंट रहता है. So we can say like this, external nitocore
spindle fiber microtubules attaches with the external nitrocore. Centromere core or inner nitrocore has a specific protein called CENPA or CENH3, and CNPA is a specific variant of H3 histone protein. और ये क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम्स को नॉर्मली हम देखते हैं यूकैरियोट्स के अंदर हमें 5 हिस्टोन्स मिल रही हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. इसमें H3 हिस्टोन प्रोटीन का वेरिएंट क्या बन रहा है, CENPA एग्जिस्ट कर रहा है. अब आप इस इमेज को फॉलो करो. देखिए ये हमने सेंट्रोमियर यहां पर दिखा रखा है. ये हमारी एक सिस्टर क्रोमैटिड है एंड दिस इज वन इज द अनदर सिस्टर क्रोमैटिड. अब इस सिस्टर क्रोमैटिड को अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर इसका डॉटर डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा डॉटर डीएनए इस पर्टिकुलर सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. सेंट्रोमियर जो एक्सटर्नल निटोकोर प्रोटीन है, स्पिंडल फाइबर की माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटर्नल निटोकोर से अटैच्ड है. ये हमारे को स्टेज मेटाफेज में ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी. और ये येलो से हमारा इंटरनल निटोकोर है और इस इंटरनल निटोकोर में हमारे क्या रहेगी, H3 हिस्टोन प्रोटीन का वेरिएंट CENPA और CENH3 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है. I'm just giving you a screenshot ना. तो देखो अगर हम इसको समराइज वे में पढ़ें तो सेंट्रोमियर इज मेड ऑफ निटोकोर प्रोटीन. निटोकोर प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन. स्पिंडल फाइबर microtubule attaches with the external nitrocore. The centromere core, ठीक है, that is inner of nitrocore, have specific H3 histone protein variant called CENPA or CNH3. Centromere act as bridge between two sister chromatids. अब देखो क्या होता है बच्चों ना, जब हम माइटोसिस स्टेज पढ़ते हैं तो माइटोसिस में एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं. मियोसिस में हमारी दो स्टेजेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो मियोसिस 2 की एनाफेज 2 में हमारे क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर स्प्लिट करके सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करता है. तो मियोसिस में थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है, माइटोसिस में बिहेवियर डिफरेंट है. तो सेंट्रोमियर हैज अ की रोल इन हेल्पिंग सिस्टर क्रोमैटिड्स टू सेपरेट ड्यूरिंग माइटोसिस एनाफेज स्टेज एंड इन मियोसिस 2 एनाफेज 2 स्टेज. ओके, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ टेक दिस स्क्रीनशॉट. मैं इमेज को जूम इन कर देते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स देखिए अब यहां पर एक टर्म आ रहा है क्रोमोनेमाटा. क्रोमोनेमाटा वर्ड वेजडोविस्काई साइंटिस्ट ने कॉइन किया था. हम इस स्लाइड से इसको अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए वेजडोविस्काई ने क्रोमोनेमाटा नेम कॉइन किया था. क्रोमोनेमाटा का बेसिकली मीनिंग क्या है, किसी भी क्रोमोसोम के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जिनको हम स्कैफोल्ड प्रोटीन्स भी कहते हैं, दे कंस्टिट्यूट क्रोमोनेमाटा. सो क्रोमोनेमाटा टर्म वाज कॉइन्ड बाय वेजडोविस्काई. क्रोमोनेमाटा प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या है, क्रोमोनेमा. द क्रोमोनेमाटा कंसिस्ट ऑफ सिंगल डबल हेलिकली कॉइल्ड डीएनए, दैट इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. सो क्रोमोनेमाटा कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल डबल हेलिकली कॉइल्ड डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. दूसरे वर्ड में इसी को हम देखो ऐसे भी कह सकते हैं, क्रोमोनेमाटा इज द डीएनए हिस्टोन थ्रेड. क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए और हिस्टोन का बना हुआ थ्रेड है, दैट इज योर क्रोमोनेमाटा. देखिए जब हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यानी कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स इन अ क्रोमोसोम, तो उस समय हम बोलेंगे क्रोमोसोम इज हैविंग 2 क्रोमोनेमाटा. अब एनाफेज में जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं तो दे आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स. तो उस मोमेंट पर हम बोलेंगे कि डॉटर क्रोमोसोम्स आर हैविंग सिंगल क्रोमोनेमा. देखिए फिर से हम इस फिगर को फॉलो करते हैं. तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैविंग क्रोमोनेमा, दैट इज डॉटर डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन. और ये हमारे क्रोमोनेमाटा के ऊपर एक कंटेंट है. इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये मियोसिस में इसका बड़ा यूटिलाइजेशन होगा. ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट मेटाफेज. ये मेटाफेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी स्टेज है. मेटाफेज स्टेज में सबसे पहले मेटाफिजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन होती है. अब कैसे, ये क्या है, इस फिगर से आप अंडरस्टैंड करिए.
देखो ये एक एनिमल सेल है, इसमें पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पोल का जो सेंटर है और यह मिडिल हमारी लोकेशन है पोल्स में, यहां पर बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है और रेस्ट ऑफ द रीजन में डेंस साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो क्लियर ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म जोन है बिटवीन द सेंटर ऑफ पोल्स, इसको क्या नाम दिया गया? इट इज टर्म्ड एज मेटाफिजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिडिल लोकेशन पे इक्वेटर एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेम वे में यहां पर दोनों पोल्स के बीच के मिडिल लोकेशन पे क्लियर ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म को इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफिजिक प्लेट के नाम से इसको बुलाया गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी मेटाफेज स्टेज है, मेटाफेज स्टेज में हमारे कुछ बड़े करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है? जैसे हमारी लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजेनरेट कर जाती है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन बिगिन कर जाता है, तो क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं? दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द मेटाफिजिक प्लेट, और क्रोमोसोम्स मूव करते मेटाफिजिक प्लेट में आते हैं एंड दे लाई ओवर मेटाफिजिक प्लेट। अब होता क्या है, देखिए जो सेंट्रोमियर है, दे सेंट्रोमियर लाई ओवर मेटाफिजिक प्लेट एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल। देखिए जैसे इस फिगर को हम विजुलाइज करें, यहां पर सारे क्रोमोसोम्स रिलीज हुए और इन्होंने मूवमेंट किया, और मूवमेंट करने के बाद क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर लाई ओवर मेटाफिजिक प्लेट एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल। और यहां पर हमारे एक कंप्लीट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन रन करती है। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या है, अभी हम इसको सेपरेटली ले रहे हैं। तो देखो यहां पर ब्रीफली अभी हम स्पिंडल फाइबर्स को इस तरह से विजुलाइज कर लेते हैं। जो पोल टू पोल स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड है उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और जो स्पिंडल फाइबर पोल टू सेंट्रोमियर यानी कि सेंट्रोमियर की जो एक्सटर्नल नीटोकोर प्रोटीन से अटैच्ड है उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। अब यहां पर एक बड़ा टिपिकल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। देखो जितने भी हमारी प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर एक हैप्पीज़र्ड पैटर्न में अरेंजमेंट मिलता है। हैप्पीज़र्ड पैटर्न से मेरा मतलब क्या है कि लेट्स सी, हम एक प्लांट सेल को कंसिडर करते हैं। सपोज ये हमारी प्लांट सेल है और इसके अंदर ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कर ली। दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें ये हमारी मेटाफिजिक प्लेट एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें ये पता है कि प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रोल एब्सेंट है, तो यहां पर हमारा एक पोल ये क्रिएट हो रहा है, एक पोल ये क्रिएट हो रहा है। अब इसमें हैप्पीज़र्ड वे में मेरा मीनिंग ये है कि इसमें क्रोमोसोम्स का ओरिएंटेशन कुछ नहीं होगा। जैसे पेरिफेरी की तरफ एक लार्जर क्रोमोसोम है अरेंज हुआ है, दूसरी पेरिफेरी में इस साइड में एक शॉर्टर क्रोमोसोम आ गया, फिर एक लार्जर क्रोमोसोम अरेंज है। तो इसमें एक हैप्पीज़र्ड पैटर्न में क्रोमोसोम्स का हमें अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। कोई सिमेट्री नहीं है, ये बस क्रोमोसोम एक कोई ओरिएंटेशन नहीं है, एक टिपिकल पैटर्न में ये अरेंज होते हुए चल जा रहे हैं। तो एक हैप्पीज़र्ड पैटर्न में अरेंजमेंट मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल्स में हमें एक परफेक्ट अरेंजमेंट विजुलाइज होता है। एनिमल सेल्स में क्या है, लेट्स सी, हम कंसिडर करते हैं ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल्स के अंदर ये हमारी मेटाफिजिक प्लेट आ गई, ये हमारे पोल्स सेंट्रियोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये हमारे सेंट्रियोल है। अब इसमें क्या होगा, देखिए जितने भी लार्जर क्रोमोसोम्स हैं ये सेल्स की पेरिफेरी की तरफ को अरेंज रहता है लाइक दिस। लार्जर क्रोमोसोम्स आर टूवर्ड्स द पेरिफेरी, और जैसे इनका साइज रिड्यूस करते जाएगा दे विल मूव टूवर्ड्स द सेंटर। स्मॉलर क्रोमोसोम्स जो है वो सेल के सेंटर में एग्जिस्ट करेंगे, और टूवर्ड्स द पेरिफेरी हमारे को लार्जर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा लाइक दिस। तो एनिमल सेल्स में क्रोमोसोम्स एक पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं, लार्जर आर टूवर्ड्स द पेरिफेरी एंड स्मॉलर आर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेल। और प्लांट सेल्स में मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम एक हैप्पीज़र्ड रैंडम पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं। लार्जर क्रोमोसोम्स पेरिफेरी की तरफ हो सकते हैं, स्मॉलर भी पेरिफेरी की तरफ हो सकते हैं, स्मॉलर सेल के सेंटर में भी हो सकते हैं, लार्जर भी सेल्स की सेंटर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये मेटाफेज में ये हमें फीचर्स विजिबल होते हैं। तो आप इस स्लाइड का
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको स्पिंडल फाइबर्स को एक्सप्लेन करता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर स्पिंडल फाइबर का एग्जिस्ट करता है। एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्पिंडल फाइबर, आपको जो लेक्चर है सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, उससे आपको स्पिंडल फाइबर अंडरस्टैंड करने में बहुत सहूलियत होगी। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं दे आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो केमिकली जब हम स्पिंडल फाइबर्स की बात करते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स 95% हमें ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने मिलते हैं, 5% आरएनए। अभी इसके ऊपर हम दोबारा डिस्कशन करेंगे। देखो हमारे पास 3 तरीके के स्पिंडल फाइबर्स हैं। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, इस फिगर को आप विजुलाइज करिए। देखो यहां पर हमने इस पर्टिकुलर फिगर में ये हमने एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ये सेल का पोल मार्क्ड है, पोल टू पोल जो एक्सटेंड कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, यानी कि दे आर कनेक्टिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल। तो पोल टू पोल जो स्पिंडल फाइबर एक्सटेंड करता है दैट इज योर कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स कहलाता है। अब आप इस फिगर को विजुलाइज करिए। देखिए इसमें हमारे को पोल टू पोल कनेक्ट होते हुए एक कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर विजिबल हो रहा है। अब यहां पर पोल से क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है। तो ऐसे स्पिंडल फाइबर्स विच दे एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू क्रोमोसोम सेंट्रोमियर, उनको हम क्या बुलाएंगे? दे आर कॉल्ड chromosomal spindle fibers. So chromosomal spindle fiber extend from pole to centromere external notochord. ऐसे हमें थर्ड स्पिंडल फाइबर्स मिलते हैं जिनको हम डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स हैं ये पोल से डेवलप तो होते हैं बट दे डू नॉट एक्सटेंड टू द अनदर पोल। ये दूसरे पोल तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये पोल से डेवलप तो हो रहे हैं बट दे आर नॉट रीचिंग टू दी सेंट्रोमियर। तो ये हाफ फॉर्म्ड हमारे क्या है? स्पिंडल फाइबर है, इनके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो मेटाफेज स्टेज में हमें 3 स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हुए दिखते हैं, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर एंड डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। अब फोर्थ टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर है दैट इज योर इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। इनकी फॉर्मेशन हमें एनाफेज स्टेज में देखने को मिलती है जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। एट दैट पॉइंट वी विल डिस्कस इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। स्टूडेंट्स देखिए, स्पिंडल फाइबर्स का अगर हम नेचर विजुलाइज करते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स आर मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स आर केमिकली मेड ऑफ अबाउट 95% ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड 5% आरएनए। देखो जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स हैं, यहां पर हमें एक स्पिंडल फाइबर में बड़ा इंटरेस्टिंग नेचर मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और उस नेचर से हम क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर की माइक्रोट्यूब्यूल्स को प्लस एंड्स और माइनस एंड, पॉलिमराइजिंग एंड नॉन पॉलिमराइजिंग एंड के नाम से बुला देते हैं। आप इस फिगर में देखिए, आपको एकदम से बात समझ में आएगी। देखो ये हमारा पोल और ये हमारा पोल टू सेंट्रोमियर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है। अब इस पॉइंट फिगर को आप देखिए, ये पोल है, तो ये हमारा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर एग्जिस्ट कर रहा है। let's like write C also here. This is your chromosomal spindle fiber. और क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर में जो पोल से अटैच माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको हम नॉन पॉलिमराइजिंग एंड और माइनस एंड के नाम से बुलाते हैं। दे आर स्लो ग्रोइंग और दे आर ऑलवेज फेस टू पोल। तो माइनस एंड क्या है? ये स्लो ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये हर समय पोल्स की तरफ को फेस करेंगी और इनको हम नॉन पॉलिमराइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कह देते हैं। अब सेंट्रोमियर में जो एक्सटर्नल नीटोकोर से अटैच्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको हम प्लस एंड और पॉलिमराइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स के नेम से भी बुलाते हैं। ये फास्ट ग्रोइंग माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सो माइनस एंड और नॉन पॉलिमराइजिंग एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, इट इज स्लो ग्रोइंग एंड इट ऑलवेज फेस टुवर्ड्स द पोल। प्लस एंड or polymerizing end of microtubules, it is fast growing and it always face towards the centromere external notochord proteins. अब ऐसे देखो, हमें यहां पर एक फीचर और देखने को मिलता है, स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल एपरेटस हम एक वर्ड यूज करते हैं।
तो ये वर्ड देखिए क्या शो कर रहा है, हमारे पास 3 किस्म की हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट्स से जैसे हमने कहा नीटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, नीटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है देखिए, सपोज ये हमारा सेंट्रोमियर की एक्सटर्नल नीटोकोर्स है, दीज आर द एक्सटर्नल नीटोकोर्स और सेंट्रोमियर्स। अब यहां पर हमारी स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये हमारी नीटोकोर से हमारी क्या रन कर रही है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो रही है, तो इनको बोला गया नीटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर नीटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हमारा सेंट्रोमियर है, दिस इज सेंट्रोमियर and these are notochord microtubules. और ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल नीटोकोर, दिस इज नीटोकोर प्रोटीन। अब ऐसे हमारे को दूसरी मिलती है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स से मतलब क्या है, मीनिंग क्या है यहां पर, कि ये सेल का सपोज हमारा एक पोल एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल है, तो इस पोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल होकर के स्पिंडल फाइबर बना रही है लाइक दिस, ये क्या कहलाएंगी, दे विल बी टर्म्ड एज पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये हमारा क्या, दिस इज पोल, और इनको हम बोलेंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऐसे देखो, अब हमारे को एनिमल सेल्स में एक कंडीशन देखने को मिलती है, हमें एनिमल सेल्स के अंदर, आपने सेंट्रोसोम का लेक्चर रीड करा होगा, सुना होगा, अभी आपसे मैंने बोला है कई बार, तो आप उसको ग्रो थ्रू करिएगा, तो उसमें सेंट्रोसोम्स को लेकर के हमने एक डिस्कशन किया है। और देखो, जैसे सपोज ये हमारा सेंट्रोसोम एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसमें डिप्लोसोम्स है। अब क्या है, देखो जो हमारा सेंट्रोसोम है, इसमें हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज करके एस्टर रेज बनाती हुई दिखाई देती है, यहां पर हमें एस्टर रेज मिल रही हैं। ऐसे ही हमारे सेंट्रियोल्स बन रहे हैं एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स में अगर कोई सेंट्रियोल है पोल में, लाइक लेट्स से ये हमारा एक सेंट्रियोल है, और इस सेंट्रियोल में हमारी एस्ट्रल रेज ये बनी हुई है, एस्ट्रल रेज भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी रहती है। अब इन एस्ट्रल रेज से हमारा स्पिंडल फाइबर यहां पर अरेंज कर रहा है। अब ये फिर इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हुई, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होकर के दे हैव मेड स्पिंडल फाइबर। तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या नेम देंगे, दे विल, इट इज देयर नेम्ड एस्ट्रल और एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो हम जब सेल डिवीजन में मेटाफेज स्टेज को स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इस तरह से 3 किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो रहे हैं, जिनसे स्पिंडल फाइबर्स बन रही है, और कंबाइंडली उसको हम स्पिंडल फाइबर एपरेटस के नेम से बुला देते हैं। तो हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर एपरेटस मेड ऑफ 3 टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, नीटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीनशॉट। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि हमारी स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल फाइबर एपरेटस कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना रहता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, नीटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्टूडेंट्स, अब हम एम चेक पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमारी मेटाफेज स्टेज एंड कर रही होती है,
एम चेक पॉइंट स्टार्ट करता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा G1 चेक पॉइंट था, G2 चेक पॉइंट था, एंटीफेज चेक पॉइंट था, ऐसे हमारा एम चेक पॉइंट है। देखो एम चेक पॉइंट में ये डिटरमाइन किया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है, ये श्योर किया जाता है कि जितनी भी हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनका सेंट्रोमियर परफेक्टली स्पिंडल फाइबर के माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड रहे। सो व्हाट इज हैपनिंग, एम चेक पॉइंट डिटरमाइंस whether all the sister chromatids, centromere, notochord are perfectly attached to the microtubules of spindle fiber। देखो इस केस, एक हम केस स्टडी लेते हैं, उससे आपको बात एकदम समझ में आएगी। मैंने ये फिगर्स बनाकर रखी हैं आपके लिए। देखो यहां पर हमारे को एक सेल विजुलाइज हो रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। देखिए ये हमारी एक सेल है, कंडीशन है इफ स्पिंडल फाइबर डू नॉट अटैच विद सेंट्रोमियर नीटोकोर। अब देखो यहां पर हमारे पोल्स हैं, अब यहां पर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम से परफेक्टली क्या है, अटैच्ड है। लेकिन ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर है, इसका ये स्पिंडल फाइबर इस सेकंड क्रोमोसोम के नीटोकोर प्रोटीन से, सेंट्रोमियर की नीटोकोर प्रोटीन से अटैच नहीं है। अब यहां पर अगर सपोज एम चेक पॉइंट रन नहीं करता है, देयर इज नो एम चेक पॉइंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल एनाफेज में जाएगी। और एनाफेज स्टडी स्टेज आप इसके बाद पढ़ने ही जा रहे हैं। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती हैं और सेपरेट होकर के दे बिकम डॉटर क्रोमोसोम्स एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द पोल की तरफ को उनको पुल किया जाता है। एनाफेज में भी आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम ब्रीफली देख रहे हैं कि यहां पर ये जो हमारी एनाफेज स्टेज आई, इसमें जिस क्रोमोसोम के माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोमियर से अटैच थे वो तो परफेक्टली सेपरेट हुआ, और सेपरेट होकर के ये क्रोमोसोम हमारा एज ए डॉटर क्रोमोसोम्स, इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब जिनको हम अब डॉटर क्रोमोसोम्स बुलाएंगे, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल। लेकिन इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में स्पिंडल फाइबर नीटोकोर, सेंट्रोमियर के नीटोकोर से अटैच नहीं है, तो ये सेपरेट नहीं होगा, ये एज सच मेटाफिजिक प्लेट के में ही छूटा रह जाएगा। अब जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा, और इट विल डेवलप अ काइंड ऑफ ए म्यूटेशन। इसलिए एम चेक मैंडेटरी है, मस्ट है। अगर कोई भी स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के नीटोकोर से अटैच नहीं है तो एम चेक पॉइंट उसको क्या करेगा, अटैच कर देगा, जिससे परफेक्टली क्रोमोसोम्स एनाफेज में सेपरेट होकर के जाएं। देखो अगर एक बार एनाफेज स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो इट इज इरिवर्सिबल, ये वापस नहीं हो सकती है। इसलिए एम चेक पॉइंट इज मैंडेटरी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। अब स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इनके। इससे आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी है, एम चेक पॉइंट, द एम चेक पॉइंट टेक्स प्लेस near the end of the metaphase stage. M checkpoint determines whether all the sister chromatids of centromere notochord are perfectly attached to the spindle fiber microtubules. After separation of sister chromatid, anaphase is an irreversible step. Take a screenshot, please. अब next screenshot लीजिए। ये explain कर रहा है if suppose M checkpoint do not takes place. Students, now let's study anaphase. देखिए एनाफेज जो स्टेज है माइटोसिस की, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाकाइनेसिस एंड डिसजंक्शन का होना, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं अकरेंस ऑफ मेटाकाइनेसिस एंड डिसजंक्शन टेक्स प्लेस इन एनाफेज। अब बड़े इंटरेस्टिंग से वर्ड्स आ गए, मेटाकाइनेसिस एंड डिसजंक्शंस। तो इनका बड़ा सिंपल सा मतलब है, जो हमारे क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एनाफेज स्टेज में एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, एंड सेपरेट होकर के दे आर फॉर्मिंग डॉटर क्रोमोसोम्स, और ये मूव करके टुवर्ड्स द पोल जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाकाइनेसिस और डिसजंक्शन। तो अब हम एनाफेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये फिगर पर भी हम आएंगे, पहले इससे पहले इस डायग्रामेटिक फिगर को हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए मैंने यहां पर ये फिगर ड्रॉ करा है, और इस फिगर में मेटाफेज की स्टेज को शो कर, जिससे हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते चले जाएं। देखिए ये हमारी मेटाफिजिक प्लेट है, इस जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कह रहे हैं, इसके ऊपर सेंट्रोमियर लाई कर रहा है। Centromere is lying over the metaphysic plate and sister chromatids are directed towards the poles, and each sister chromatid is having
सिंगल डबल स्टैंडर्ड डॉटर डीएनए। पोल टू पोल हमारे कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स हैं और पोल टू एक्सटर्नल नीटोकोर क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर से एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, जो हमारा कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर है इसके अंदर इलोंगेशन स्टार्ट होता है। अब देखो इस इलोंगेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस इलोंगेशन की प्रोसेस को अगर हम विजुलाइज करते हैं तो ये जो पोल्स में कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर में इलोंगेशन होने से जो पोल्स हैं दे आर पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। पोल्स पेरिफेरी की तरफ को क्या हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं, जिससे एक पुलिंग फोर्स अप्लाई होगा और सेम टाइम पे क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग रन करेगी। तो इनकी शॉर्टनिंग होने से सेंट्रोमियर के ऊपर एक पुलिंग फोर्स अप्लाई होगा लाइक दिस अपवर्ड, एंड यहां से याला क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर पुलिंग फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो हमारा पुलिंग फोर्सेस है, ये हमारा कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर में इलोंगेशन हुआ, पोल्स सेल पेरिफेरी की तरफ को पुश हुए और इन्होंने एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करा। सेम टाइम पे क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर में शॉर्टनिंग हुई तो इसने एक पुलिंग फोर्स अप्लाई किया और सेंट्रोमियर्स दे आर पुल्स टुवर्ड्स दी पोल की तरफ को ये पुल हो रहे हैं। अब इस पुलिंग फोर्स का इंपैक्ट ये होता है कि सेंट्रोमियर की जो इंटरनल नीटोकोर प्रोटीन्स है इट स्प्लिट्स इन टू पार्ट्स, ये स्प्लिट कर जाती है और जैसे स्प्लिट करती है तो स्प्लिट करते ही इमीडिएटली ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इनके सेपरेट होते ही जो स्प्लिटेड सेंट्रोमियर्स हैं इनके बीच में इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन रन करेगी। तो यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का असेंबली होते चले जाएगी और इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर इलोंगेट करके बड़े होने लगेंगे एंड दे विल पुश दीस सेंट्रोमियर्स टुवर्ड्स दी पोल। और इस प्रोसेस से हमारी मेटाकाइनेसिस का मैकेनिज्म रन करते चल जाएगा, डिसजंक्शन का मैकेनिज्म रन होगा और जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये डॉटर क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ को पुल होते चले जाएंगे। एक बात आप हर समय ध्यान में रखिएगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स जैसे ही सेपरेट होते हैं, जैसे ही सिस्टर क्रोमैटिड का डिसजंक्शन मेटाकाइनेसिस होती है, दे आर टर्म्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। तो देखिए हम इस प्रोसेस में आप इस डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इलोंगेशन सबसे पहले क्या हुआ, देखो इलोंगेशन ऑफ कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, दिस पुशेस पोल्स टुवर्ड्स द सेल पेरिफेरी एंड पोल्स पुल्स क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। नाउ second point, shortening of chromosomal spindle fiber takes place. It pulls and separates centromeres. Centromeres को separate कर रही है and centromere internal notochord protein separates and it causes disjunction or separation of sister chromatids or splitting of centromere. So centromere internal notochord protein separate and it causes splitting of centromere. Sister chromatids are pulls towards the now sister chromatids are pulls towards the poles and these sister chromatids are termed as daughter chromosome. अब देखो सेम टाइम में थर्ड हमारी प्रोसेस क्या रन कर रही है, between splitted centromere interzonal spindle fibers are formed and they elongates, interzonal spindle fiber pushes sister chromatid towards the pole. देखो हमने अभी मेटाफेज में पढ़ा था कि हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं, कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर एंड अनदर इज द इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हमें हर समय एनाफेज स्टेज के अंदर विजुलाइज होती है। तो ये नीट के पैटर्न में और कई एग्जाम्स में इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो एनाफेज के अंदर हमारी 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस आर टेकिंग प्लेस। इसके अंदर हमारे मेटाकाइनेसिस, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इज हैपनिंग एंड डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म्ड एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड्स दी पोल्स की तरफ को ये पुल हो रहे हैं। अब आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम एनाफेज को आगे को कंटिन्यू करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, पहले आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट मी अरेंज दिस फिगर फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स देखिए अब हम एनाफेज को कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं। यहां पर ये हमारी एनाफेज में हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए हैं। नाउ दे आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स एंड दे आर पुलिंग टुवर्ड्स दी पोल की तरफ को पुल हो रहे हैं। अब आप क्रोमोसोम के लेक्चर को जब आप फॉलो करिएगा तो आप उसमें हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स को हम सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंगली क्रोमोसोम को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और क्रोमोसोम्स, ये जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं,
जब ये एनाफेज में मूव कर रहे होते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करते हैं। तो मैं डॉटर क्रोमोसोम्स एनाफेज में वी शेप, जे शेप, एल शेप और आई शेप के फॉर्म्स में विजिबल होते हैं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है देखो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस फिगर को विजुलाइज कीजिएगा। देखो बच्चों, क्या है ना कि मैं आपको ब्रीफली यहां पर ये क्रोमोसोम्स के टाइपिफिकेशन को पहले एक्सप्लेन करता हूं, उससे आप एकदम से बात समझ जाएंगे। तो आप देखिए, इन फिगर्स को फॉलो करिए। हम क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर की लोकेशन क्रोमोसोम में कहां पर है। देखिए यहां पर हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ क्रोमोसोम का, दैट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब यह होता है जो क्रोमोसोम की मिडिल लोकेशन है या सेंटर पोजीशन है उसमें सेंट्रोमियर लोकेटेड रहेगा और इससे 2 इक्वल आर्म्स की फॉर्मेशन होगी। जब 2 इक्वल आर्म्स बनती हैं सेंट्रोमियर की मिडिल पोजीशन में तो उसको हम आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम्स भी बुला देते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या है, सेम लेंथ की ब्रांचेस हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट आइसोब्रैकियल आल्सो। अब देखो दूसरा हमारा आता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम की मिडिल लोकेशन या सेंटर पोजीशन से स्लाइटली अवे होगा। इसका नतीजा ये होता है क्रोमोसोम में एक लॉन्ग आर्म क्रिएट हो जाती है और एक शॉर्ट आर्म क्रिएट हो जाती है, यानी कि 2 डिफरेंट आर्म्स का क्रिएशन हो रहा है। तो इसको हम हीट्रोब्रैकियल वर्ड भी इसके लिए हम यूज कर लेते हैं। तो इनको हम क्या बोल देंगे, हीट्रोब्रैकियल क्रोमोसोम्स वर्ड भी इसके लिए हम यूज कर देते हैं। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में वन इज शॉर्ट आर्म एंड अनदर इज अ लॉन्ग आर्म एंड सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। थर्ड हमारा आता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिए टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है इसमें सिर्फ एक सिंगल आर्म एग्जिस्ट कर रही है और सेंट्रोमियर उस आर्म के टर्मिनल पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा। तो देयर इज ओनली वन सिंगल आर्म, ऐसे क्रोमोसोम को हम बुलाएंगे इट इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर फोर्थ हमारी टाइप आती है क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर की पोजीशन पे बेस्ड होकर के, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिए एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक वेरी शॉर्ट आर्म है एंड देन अनदर इज द वेरी लॉन्ग आर्म। तो कहने का मतलब क्या है, दूसरे वर्ड्स में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द टीलोमियर ऑफ द आर्म, जिससे एक आर्म क्या हो गई, बहुत शॉर्ट हो गई है, एक वेरी लॉन्ग आर्म में क्रिएट हो गई। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, इट विल टर्म्ड एज अ वेरी, इट इज हैविंग वेरी शॉर्ट आर्म एंड वेरी लॉन्ग आर्म। तो इसमें भी हमारी कैसी कंडीशन आ गई, हीट्रोब्रैकियल कंडीशन आ गई। देखो ब्रैकिया वर्ड होता है आर्म के लिए यूज होता है, दैट्स व्हाई यूजिंग हीट्रोब्रैकियल क्रोमोसोम वर्ड भी हम इसको दे देंगे। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में हमारा क्या है, जो सेंट्रोमियर है इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द टीलोमियर ऑफ वन आर्म, सो वन वेरी लॉन्ग आर्म एंड वन वेरी शॉर्ट आर्म इज फॉर्म्ड एंड सच क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड हीट्रोब्रैकियल क्रोमोसोम। सेम देखिए अब हमारे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्रोमोसोम इज हैविंग 2 इक्वल आर्म्स, सो इट इज आल्सो टर्म्ड एज आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम। आइसो मतलब समान, इक्वल, ब्रैकिया मतलब आर्म, दैट्स व्हाई आइसोब्रैकियल वर्ड इज यूज्ड। ऐसे ही हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में देखेंगे तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म इज फॉर्म्ड and it is termed as heterobrachial chromosome. Same telocentric में centromere is lying towards the end of the arm. There is only one single arm is present and this is called telocentric chromosome. अब क्या होगा देखो बच्चों, जब ये क्रोमोसोम्स एनाफेज में पुल होंगे तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब एनाफेज में पुल हो रहा है तो ये पुलिंग में एक कैसा शेप बनाएगा, इट विल मेक इन्वर्टेड वी अल्फाबेट से रिजेंबल करता हुआ शेप क्रिएट करेगा। सो हम क्या बोल देते हैं, इन एनाफेज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स फॉर्म वी शेप। ऐसे देखो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जब एनाफेज में पुल होंगे तो वन इज अ शॉर्ट आर्म एंड अदर इज अ लॉन्ग आर्म। तो यहां पर कैसा शेप क्रिएट हो रहा है, अगर हम विजुलाइज करें तो यहां पर हमारे को एल शेप या और वी कैन से जे शेप इज फॉर्म्ड। तो हम what we say in submetacentric chromosome during anaphase सब metacentric chromosome form L shape और J shape। सेम वे में देखो जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जब पुल होंगे टूवर्ड्स द पोल की तरफ तो इसमें देयर इज ओनली वन आर्म, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जा रहा है, इट इज रिजेंबलिंग विद द आई अल्फाबेट से रिजेंबल कर रहा है। सो हम इसको क्या कह देते हैं कि
एनाफेज में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम फॉर्म्स आई शेप। सेम वे में हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स को देखें तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में देयर इज वन इज द वेरी शॉर्ट आर्म एंड अनदर इज द वेरी लॉन्ग आर्म। व्हेन दे आर पुल्ड तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए जा रहा है एंड इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ आई अल्फाबेट। सो हम क्या कह देते हैं कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स एनाफेज में आई शेप की फॉर्मेशन करते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट हम फीचर में जाते हैं तो ये एनाफेज के जो हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसमें आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक। सो एनाफेज में दिस इज द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाकाइनेसिस टेक्स प्लेस। Metakinesis is moving apart of sister chromatids. Metakinesis is the separation of the 2 sister chromatids of chromosome and their movement towards the opposite pole in the anaphase of mitosis. Separation of sister chromatid is also termed as disjunction. Different shape of chromosomes are observed at anaphase, V shape, J shape or L shape or I shape depending upon the position of centromere in the chromosomes. So this is the anaphase. Now अब हम इसके बाद लास्ट स्टेज को कंसिडर करेंगे, दैट इज द टीलोफेज, और फिर उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। स्टूडेंट देखिए हर समय इस बात को ध्यान में रखना, आइसोब्रैकियल वर्ड का मतलब क्या, आइसो मतलब सेम, ब्रैकियल मतलब आर्म, तो आइसोब्रैकियल मींस इक्वल आर्म्स। हेट्रोब्रैकियल, हेट्रो मींस डिफरेंट, डिफरेंट लेंथ ऑफ आर्म्स, तो दैट्स व्हाई सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज कॉल्ड हेट्रोब्रैकियल क्रोमोसोम्स, और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इक्वल लेंथ ऑफ आर्म, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोब्रैकियल क्रोमोसोम्स। अब हम टीलोफेज स्टेज को फॉलो करने जा रहे हैं, अब ध्यान से आप अंडरस्टैंड करिएगा। देखिए देखो टीलोफेज स्टेज में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स पुल होकर के पोल्स में पहुंच गए, और जैसे ही क्रोमोसोम पोल्स में पहुंचेंगे स्पिंडल फाइबर डिजेनरेट करेंगे। एज स्पिंडल फाइबर डिजेनरेट्स तो जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम्स हैं उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होते ही ये हमारा क्या बन गया, एक न्यूक्लियस में ट्रांसफर, यानी कि डॉटर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी, और जो नॉर क्रोमोसोम है, नॉर क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस को डेवलप कर लेगा। तो टीलोफेज स्टेज में न्यूक्लियोलस रीअपियर कर रहा है। देखिए अभी हमने क्या देखा था, प्रोफेज के लेट एनाफेज में या एंड ऑफ प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर करा, और टीलोफेज में न्यूक्लियोलस रीअपियर कर रहा है, और हमारे 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो गई। ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई क्या है, डिप्लॉइड है, ये 100% अपनी मदर सेल के आइडेंटिकल्स हैं, और दोनों डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के आइडेंटिकल्स हैं। अब यहां पर इसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर एक अनकॉइलिंग रन करेगी, ये लूज होने लगेंगे क्रोमोसोम्स, सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब की भी फॉर्मेशंस रन करते लगेगी, और इस तरह से हमारी टीलोफेज का मैकेनिज्म एंड करेगा। और टीलोफेज के बाद हमारी सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म रन करेगा। सो टीलोफेज हर समय कैरियोकाइनेसिस के एंड को मार्क करती है, और इसके बाद हमारी साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का प्रोसेस रन करता है। आप इस स्क्रीन को देखिए, इस स्क्रीन में ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बोले ये सब मार्क्ड है, आप इनको नोट्स के फॉर्म में ले लीजिएगा। इट इज टीलोफेज is the last stage of karyokinesis. Daughter chromosomes are at the opposite pole of the cell. Spindle fiber disappear. Nuclear membrane reappears around the daughter chromosomes. Nor chromosome reforms nucleolus. Nucleolus, Golgi complex, endoplasmic reticulums are reformed. In each cell, 2 daughter nuclei are present, and daughter nuclei are identical to the parent nucleus, and chromosomes alloy and एक्सपेंड। ये हमारी टीलोफेज को मार्क करता है। आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए इसके, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। स्टूडेंट्स जब हम माइटोसिस को स्टडी करते हैं तो सेल के अंदर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, जैसे सेंट्रियोल्स मिल रहे हैं, एस्ट्रल रेज मिल रही हैं, तो उन एस्ट्रल रेज की प्रेजेंस, सेंट्रियोल्स की प्रेजेंस, एब्सेंस को लेकर माइटोसिस को कुछ टर्म्स दे दिए गए। जैसे हम देखें 2 बातों पर आपने पहले ध्यान देना है कि एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट रहेंगे, एनिमल सेल्स के अंदर
एस्ट्रल रेज प्रेजेंट हो सकती हैं या एब्सेंट रहेंगी। प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स के अंदर हमें सेंट्रियोल मिलते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर हमें सेंट्रियोल नहीं मिलते हैं, और हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल भी एब्सेंट है, एस्ट्रल रेज भी एब्सेंट है। अगर माइटोसिस में सेंट्रियोल की फॉर्मेशन हुई है तो दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रिक माइटोसिस, और माइटोसिस में अगर सेंट्रियोल की फॉर्मेशन नहीं हुई है तो दैट विल बी कॉल्ड एसेंट्रिक माइटोसिस। सेम वे में माइटोसिस में अगर सेंट्रियोल में एस्ट्रल रेज बने हैं तो वो कहलाएगा एस्ट्रल माइटोसिस, और अगर माइटोसिस में सेंट्रियोल में एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन नहीं हुई है तो उसको हम बोलेंगे एन एस्ट्रल माइटोसिस। सो जितने भी हमारी एनिमल सेल्स हैं उनमें जब माइटोसिस होगी तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है, सेंट्रियोल तो बनेंगे ही बनेंगे, एस्ट्रल रेज बन सकती है या नहीं बन सकती। तो हम बोलेंगे कि एनिमल सेल्स के अंदर माइटोसिस केस 1 में इट कैन बी, अगर सेंट्रियोल और एस्ट्रल रेज दोनों बन रहे हैं तो माइटोसिस कैसा है एनिमल सेल्स में, इट इज सेंट्रिक माइटोसिस एंड एस्ट्रल माइटोसिस। अब केस 2 एनिमल सेल में सिर्फ सेंट्रियोल की फॉर्मेशन हुई है, एस्ट्रल रेज नहीं बनी है, तो हम बोलेंगे कैसा माइटोसिस है केस 2 में, एनिमल सेल्स में इट इज सेंट्रिक माइटोसिस एंड एन एस्ट्रल माइटोसिस। सेम वे में अगर हम लोअर प्लांट्स में देख रहे हैं, लोअर प्लांट में सेंट्रियोल्स बन रहे हैं तो हम बोल देंगे कि लोअर प्लांट्स में सेंट्रिक माइटोसिस हो रहा है। ऐसे हायर प्लांट्स में सेंट्रियोल्स भी एब्सेंट है और एस्ट्रल रेज भी एब्सेंट है, तो हम बोलेंगे हायर प्लांट्स में इट इज एसेंट्रिक माइटोसिस एंड एस्ट्रल माइटोसिस। अब देखिए ये जो दो मैं स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूं इनमें सारा कंटेंट लिखा है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट्स प्लीज। देखिए सेंट्रिक माइटोसिस हमारे को एनिमल सेल्स और लोअर प्लांट्स के अंदर मिल रहा है, एसेंट्रिक माइटोसिस हमें हायर प्लांट्स के अंदर मिलेगा, एस्ट्रल माइटोसिस हमारे को मिलेगी, एस्ट्रल माइटोसिस हमारे को एनिमल सेल्स में मिल रही है, ठीक है। व्हेन एस्ट्रल रेज आर नॉट फॉर्म तो इट इज कॉल्ड एन एस्ट्रल माइटोसिस, ये हमारा एनिमल सेल्स के अंदर और प्लांट सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स का मतलब है कि इस एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल बना होगा लेकिन एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन नहीं भी होगी, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इट इन एन एस्ट्रल माइटोसिस। तो हायर प्लांट्स में हमारे को माइटोसिस कैसे मिलेगी, इट विल बी ऑलवेज एसेंट्रिक एंड एन एस्ट्रल माइटोसिस से मिलेगी, और एस्ट्रल माइटोसिस हमें ऑलवेज विल फाइंड एस्ट्रल माइटोसिस इन एनिमल सेल्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। स्टूडेंट्स अब हम माइटोसिस में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे, और ये पॉइंट्स हमारे एग्जाम में दो तरीके से यूज हो जाते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन में यूज होते हैं या असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में इन पॉइंट को क्वेश्चन मेकर्स एग्जामिनर्स यूज कर लेते हैं। देखिए एक टर्म आता है माइटोटिक एपरेटस, जिसको हम एक्रोमैटिक फिगर के नेम से भी इसको हम बुला रहे हैं। तो जो माइटोटिक एपरेटस या एक्रोमैटिक फिगर है, तो एक्रोमा मतलब विदाउट कलर, क्रोमा मींस कलर एंड एक्रोमा मींस विदाउट कलर, जो कोई स्टेन नहीं ले रहा है उसके लिए यहां पर एक्रोमा वर्ड यूज किया। अगर हम एनिमल सेल्स को कंसिडर करते हैं तो देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन फॉर्म कर रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल एस्ट्रल रेज बना रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉट टेकिंग एनी स्टेन। तो टर्म क्या दिया गया, इन एनिमल सेल्स माइटोटिक apparatus is formed by spindle fibers, centrioles and astral rays. So we can say that in animal cells astral rays, centrioles and spindle fiber form the mitotic apparatus or achromatic figure. Similarly plant cells, especially जब हम angiosperms की बात करते हैं तो angiosperms के अंदर astral rays absent है, centriole absent है। तो एस्ट्रल रेज एब्सेंट और सेंट्रियोल्स एब्सेंट हो रही हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सिर्फ किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ओनली स्पिंडल फाइबर्स। सो इन प्लांट सेल्स स्पिंडल फाइबर कंस्टिट्यूट माइटोटिक एपरेटस और एक्रोमैटिक figure. So we can say in plant cells angiosperm only spindle fiber constitute mitotic apparatus. देखो मैं जो ये आपको स्पेसिफिक छोटे छोटे पॉइंट बना रहा हूँ, मैंने नोट्स इनके प्लेस अप कर रखे हैं, आप उनको जॉट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट से, और जॉट डाउन करना मैंडेटरी है, उससे हमारे ब्रेन में मेमोरी बैंड्स बनेंगे और चीज हमें याद हो जाएगी। सो टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। स्टूडेंट देखिए ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट हमें मिलता है, cyclin A proteins and cyclin dependent kinase enzymes are responsible for the progress of cell division through the various checkpoints. Means जब सेल डिवीजन का मैकेनिज्म रन कर रहा है और वेरियस चेक पॉइंट्स को क्रॉस करने के लिए
या सेल डिवीजन को ट्रांजिट करने के लिए हमें कुछ प्रोटीन्स और एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, और वो प्रोटीन्स कौन सी है? दे आर द साइक्लिन ए प्रोटीन्स and they are dependent on the kinase enzymes. So what we say, cyclin A proteins and cyclin dependent kinase enzymes are responsible for the progress of cell division through various stages. देखिए आप इसको इस फिगर से आप अंडरस्टैंड करिएगा। देखो जीवन स्टेज से एस फेज में सेल साइकिल को मूव करना है, तो जीवन स्टेज से एस स्टेज में जो ट्रांजिशन होगा इसे साइक्लिन प्रोटीन और CDC2 काइनेस एंजाइम इस ट्रांजिशन को कैरी करेगा। और सिमिलरली जब सेल G2 स्टेज में, G2 स्टेज से ये M फेज में मूव कर रही है, तो G2 स्टेज टू M फेज जो ट्रांजिशन है इसे माइटोटिक साइक्लिन A प्रोटीन एंड CDC1 एंड CDC2 काइनेस एंजाइम इस ट्रांजिशन को कैरी करेगा, G2 स्टेज टू M फेज। माइटोटिक साइक्लिन A, CDC1 एंड CDC2 काइनेस एंजाइम को एक कॉमन नाम दे दिया गया है MPF और मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर के नेम से बुला दिया गया है। तो देखिए ये दो पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा कि जीवन स्टेज से एस स्टेज में जो ट्रांजिशन हो रहा है इट इज कैरीड बाय G1 साइक्लिन D एंड CDC2 काइनेस एंजाइम, और G2 स्टेज से M फेज में जो ट्रांजिशन हो रहा है इस ट्रांजिशन को कैरी करने में माइटोटिक साइक्लिन A एंड CDC1 एंड CDC2 काइनेस एंजाइम इस ट्रांजिशन को कैरी कर रहे हैं। और ये जो साइक्लिन प्रोटीन्स हैं ये काइनेस CDC काइनेस एंजाइम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अब ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ही ढेर सारी न्यूमरस स्टडीज हैं, उन सब चीजों को आपने नहीं पढ़ना है। जब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया जाता है एग्जामिनेशन में तो इन पॉइंट्स में से क्वेश्चंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स भी आप हल्का सा अपने ब्रेन में इसको मेमोराइज करके रखिएगा। मे बी दीज पॉइंट्स कम इन एग्जामिनेशन, तो हमें कोई लूप होल नहीं रखना है, इन पॉइंट्स को सुनना है। वंस वी हियर इट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये मेमोराइज होगा। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, G1 S stage transition is carried by G1 cyclin D and CDC2 kinase. G2 M stage transition is triggered by maturation promoting factor formed by the mitotic cyclin A, CDC1 and CDC2 kinase enzyme. Mitosis promoting factor, ठीक है, जिसको हम मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर भी कहते हैं, और M फेज प्रोमोटिंग फैक्टर और साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द फ्रॉग एग्स में, इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। तो एक ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं इसमें, लेकिन मे बी एग्जामिनर, ग्रेट एग्जामिनर्स हैं, क्वेश्चन मेकर्स हैं, उनके ब्रेन में ये पॉइंट आता है, दे कैन मेक अ क्वेश्चन इन दिस थिंग। अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्लीज। थैंक यू। स्टूडेंट देखिए, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, ये स्टेटमेंट एज सच क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। और आपने इसको पूरा भी अंडरस्टैंड कर ही लिया लेक्चर में कि प्रोफेज के एंड में हमारे पास क्या है, कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर विजिबल नहीं हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विजिबल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर जा रही है, एंड दैट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट विजिबल। तो ये पॉइंट आपको पता ही है, इसको ध्यान में रखिएगा, एज सच ये पॉइंट यूज हो जाता है। ऐसे देखिए, अभी हम इसके बाद साइटोकाइनेसिस का एक आप लेक्चर फॉलो करिएगा। तो साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल्स के अंदर आफ्टर टीलोफेज स्टेज हाउ साइटोकाइनेसिस टेकिंग प्लेस, प्लांट सेल्स में आफ्टर टीलोफेज हाउ साइटोकाइनेसिस इज टेकिंग प्लेस। तो प्लांट सेल्स में हमारी सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रही है, मिडल लैमेला की फॉर्मेशन हो रही है, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है, और जैसे ही ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं और सेम टाइम में इक्वली दोनों डॉटर सेल्स में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है। So this point in a plant cell, cell plate represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, that is cytokinase, organelle like mitochondria, plastids get distributed between the two daughter cells. ये point भी आप मैम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन के आता है। ऐसे देखो, एक नेक्स्ट पॉइंट है syncytium। इसको कुछ पीपल प्रोनाउंस करते हैं syncytium प्रोनाउंस करते हैं, कुछ syncytium प्रोनाउंस कर लेते हैं। सो वॉट एवर सूट्स यू, आप syncytium का मतलब याद रखिएगा, ये एग्जाम में यूज होता है। देखिए, syncytium कंडीशन जनरली हमें प्लांट सेल्स में बड़े कॉमनली देखने को मिलती है। जैसे हम कोकस न्यूसीफेरा हमारा कोकोनट का बॉटनिकल नेम है, तो कोकोनट में हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, लिक्विड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें मैकेनिज्म क्या टर्न करता है, syncytium का मतलब क्या है,
कि इसमें कोई भी न्यूक्लियस के अंदर कैरियोकाइनेसिस हो रही है, माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। सो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो हर न्यूक्लियाई माइटोसिस करता चले जाएगा और कैरियोकाइनेसिस से उसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते चले जाएंगे। और कंडीशन क्या आ जाएगी, एक सिंगल सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और इस बिहेवियर को, इस फिनोमिनन को क्या नाम दिया गया, सिंसाइशियम, और सिंसाइटियम के नेम से इसको हम बुलाते हैं। सो सिंसाइशियम, in some organism karyokinesis is not followed by the cytokinesis. As a result, multinucleate condition develops in a single cell, and this is termed as syncytium, or you can pronounce it syncytium. Syncytium means a single cell or cytoplasmic mass containing several nuclei. For example, in liquid endosperm in Coccus nucifera of family Ericaceae, that's botanical name of coconut. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। देखिए स्टूडेंट्स, अभी कुछ देर पहले हमने क्रोमोनेमेटा को डिस्कस किया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब हम नेक्स्ट 2 टर्म्स स्टडी करने जा रहे हैं, कॉल्चिसाइन एंड विनब्लास्टिन। देखिए कॉल्चिसाइन और विनब्लास्टिन 2 केमिकल्स हैं। कॉल्चिसाइन केमिकल की प्रॉपर्टी क्या है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन से बाइंड करेगा तो प्रोटोफिलामेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और प्रोटोफिलामेंट्स फॉर्म नहीं होंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं हुई तो सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। सो व्हाट वी से, कॉल्चिसाइन एंड विनब्लास्टिन इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली by tightly binding with the tubulin subunits. So protofilaments are not formed and spindle fiber formation do not takes place. अब यहाँ पर प्रोटोफिलामेंट, ट्यूबुलिन 2 टर्म्स आ गए। आप, मैं बार बार ये पॉइंट कहता हूं कि सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस लेक्चर को आप फॉलो कर लीजिए, दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो कॉल्चिसाइन जो केमिकल है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट कॉल्चिकम ऑटोमिनेल, ये फैमिली कॉल्चिनेसी को बिलोंग करता है, ऑर्डर इसका लिलिएसी है। और विनब्लास्टिन जो केमिकल है, ये कैथेरेंथस रोजेस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जिसको पहले विनका रोजिया के नेम से बुलाया जाता था। देखो जब भी हमें किसी सेल डिवीजन को अरेस्ट करना होता है, हम किसी सेल के क्रोमोसोम में डिवीजन को स्टॉप करना चाह रहे हैं कि वो मेटाफेज से आगे ना बन पाए, तो मेटाफेज से एनाफेज में सेल को ट्रांजिट करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमें मेटाफेज में सेल डिवीजन को अरेस्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन को रोकना होगा। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन किस स्टेज में फॉर्म हो रही है, G2 स्टेज में, तो उस मोमेंट में हम सेल को किससे ट्रीट कर दें, कॉल्चिसाइन केमिकल से ट्रीट कर दें। तो कॉल्चिसाइन केमिकल ट्यूबुलिन प्रोटीन की असेंबली को स्टॉप करेगा, टाइटली बाउंड होकर के, प्रोटोफिलामेंट्स नहीं बनेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। एक्चुअली क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स कंबाइन करके प्रोटोफिलामेंट्स बनाती है, और 13 प्रोटोफिलामेंट्स सीक्वेंस में अरेंज होकर के एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बनेंगी तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे, और सेल डिवीजन इमीडिएटली मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, और हम क्रोमोसोम्स को प्रॉपर्ली मेटाफेज में स्टडी कर सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।